हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम लोग एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है आवर डेज। ड्रामा की शुरुआत में हम शियांग को देखते हैं जो कि हमारे फीमेल लीड के डैड हैं, और जिस तरीके से हम उन्हें अपनी नेबर से बात करता हुआ देखते हैं उससे पता चलता है कि वो काफ़ी खुश मिजाज इंसान है और वो सभी से काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने उनके लिए एक स्पेशल वाइन भेजी थी जो वो सभी के साथ शेयर करने के लिए लेकर आए थे। फिर उनमें से एक फ्रेंड शियांग की तीनों बेटियों के बारे में बताते हैं जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल है। उनमें से सबसे बड़ी बेटी शियान है जिसने शंघाई में खुद का घर खरीदा है, और उसका हस्बैंड गाओपिंग काफ़ी हैंडसम और एजुकेटेड है। उनके 2 बच्चे भी है जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। फिर हमें सेकेंड लीड जोंग और उसके हस्बैंड देंग के बारे में बताया जाता है जो कि लोकल इकोलॉजी ब्यूरो में साथ काम करते हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, पर हकीकत में वो दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर बहस किया करते थे और दोंग का इस रिलेशनशिप में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। वो अपना ज़्यादातर टाइम गेम और ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ बात करने में लगा रहता था। फिर हमें सबसे छोटी बेटी नान के बारे में बताया जाता है जिसे अपने आर्ट में मास्टर डिग्री के बाद अपनी स्टूडियो खोल लिया और अभी वो सिंगल है। इसी चीज़ को लेकर डैड के सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो ज़रूर होगा, पर डैड कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले वो मुझे बताती। लेकिन हम देखते हैं कि उसका जियांग नाम का बॉयफ्रेंड है जो उससे पूछता है कि वो उसे अपने फादर इन लॉ से कब मिलवा रही है, जिस पर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। सीन अब यहाँ से शियान पर आता है जो कि एक लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि इस घर में जितने भी स्मार्ट सिस्टम हैं वो सभी हमने डिज़ाइन किए हैं और टेलीविज़न में जो वॉइस फीचर है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ऑन रहता है। इसलिए यहाँ की ओनर को लगता है कि हम उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या फिर कन्वर्सेशन कहीं और सेंड करते हैं। ऊपर से उसके हस्बैंड को पता चला है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, इसीलिए वो डिवोर्स चाहता है। अब अंदर जाने के बाद शियान का एक्सपर्ट उसे बताता है कि टीवी के अलावा कोई भी गैजेट हमारे सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, इसलिए अब ओनर को लग रहा है कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके फीचर की वजह से लीक हुई है और अब उनका डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए वो इन पर केस करना चाहती है। लेकिन शियान जानती थी कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो इस रूम को अच्छे से चेक करती है। जब ऊपर एसी डक्ट को चेक किया जाता है तो उसमें से एक माइक्रोफोन मिलता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर शियान उस लेडी से कहती है कि ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, और अगर फिर भी वो नहीं मानना चाहती तो शियान अपनी लीगल टीम उसके पास भेजने की बात करती है, जिस पर वो लेडी कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि माइक्रोफोन इसका मतलब उसके हस्बैंड ने वहाँ पर लगाया था, जिसे पहले ही उस पर शक हो चुका था। जब वो वहाँ से जा रहे थे तब शियान को उसकी डैड का मैसेज आता है जो उसे कुछ बात डिस्कस करने के लिए घर पर बुलाते हैं, तो वो डैड से मिलने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में वो ये बात अपनी सिस्टर से भी डिस्कस करती है कि डैड को लगता है कि मैं उनके साथ वाले घर में रहती हूँ, तो वो जब मर्जी चाहे मुझे बुला लेते हैं, जबकि मुझे वहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। तो जोंग रिप्लाई करती हैं कि वो अभी काम पे थी लेकिन अब उसे लीव लेनी होगी, और इसी तरह नान को भी अपना काम बीच में ही छोड़ना पड़ता है। कुछ देर बाद ही तीनों जब घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मॉम और डैड तो यहाँ पर है ही नहीं, और दोनों घर की बैक साइड पर फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, जो कि उनकी आवाज़ सुनकर उसे वहाँ पर बुला लेते हैं, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक रीडेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होने वाला है जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों के घर अब सेफ नहीं है। अंदर आने के बाद फिर वो उन तीनों को बताते हैं कि अगर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्हें इस घर के बदले अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जिसे उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है। इस पर नान मना करने लग जाती है कि मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। जोंग भी बोलती है कि मुझे भी इन पैसों में से कुछ नहीं चाहिए। वो अपने पैसे भी नान को देने के लिए कहती है, जिसकी बातों से डैड को लगता है कि वो कम अमाउंट मिलने से गुस्सा है और उनकी बहस होने लग जाती है। तभी शियान डैड से पूछती है कि कौन सी ऑफिशियल अथॉरिटीज से आपने कहा है कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, और अगर आगे कभी यहाँ पर ऐसा होता भी है तो वो पैसे आप लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए रख लेना। जिसके बाद जोंग गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो अपना काम छोड़कर यहाँ पर आई थी, जबकि डैड की सारी बातें र्यूमर्स थी जिसे मॉम वापस चलने के लिए कहती हैं, पर वो नहीं मानती। तो सभी भी उसे मनाने के लिए आते हैं। जोंग कहती है कि मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो सभी को मेरी बातों से प्रॉब्लम ही रहती है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स को उसकी जगह पर एक लड़का चाहिए था, इसीलिए उन्होंने उसे कंट्री साइड अपने से दूर भेज दिया। इधर ये लोग बात कर ही रहे थे कि नान जो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी उसका फ़ोन गलती से स्पीकर पर लग जाता है और वो उसे कहता है कि उसे लेने के लिए कब आए। लड़के की आवाज़ सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि नान किससे बात कर रही थी। सभी के बार बार पूछने पर वो बता देती है कि उसका
एक बॉयफ्रेंड है और उसका नाम जियांग है। ये बात सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। तो नान रिवर की साइड इशारा करती है जहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ था। उसे देखकर सभी लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये आदमी नान का बॉयफ्रेंड है। इस पर वो उन्हें मना करके ऊपर बिलबोर्ड पर देखने के लिए कहती है, जिस पर उसके बॉयफ्रेंड जियांग की फोटो लगी हुई थी। शान उसे देखकर पहचान जाती है कि ये तो पॉपुलर रियल एस्टेट एजेंट है और काफ़ी सक्सेसफुल भी, लेकिन वो काफ़ी ओल्ड लग रहा था। तो डैड उसकी एज पूछते हैं, जिस पर नान जब अर्ली 40s बताती हैं तो डैड ये जानकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच काफ़ी एज डिफरेंस था। साथ ही नान यहाँ पर ये भी रिवील करती है कि उसकी एक बार शादी हो चुकी है और अब वो डिवोर्स है। उसकी एक 15 साल की बेटी है जो कि अब्रॉड में रहती है, जिसकी ये बातें सुनकर सभी लोग शौक रह जाते हैं। इसीलिए डैड गुस्सा होकर मॉम को अपने साथ अंदर लेकर चले जाते हैं और नान से भी कह देते हैं कि उसका जो मन करे वो कर सकती है। फिर जोंग भी वहाँ से चली जाती हैं, पर शियान नान को अपने साथ ले जाती हैं। वहीं डैड घर पहुँचने के बाद गुस्से में अपने शूज़ निकालते हैं, जो देखकर मॉम उससे कहती हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई बात है तो तुम्हें बच्चों से कहनी चाहिए थी ना कि इस तरीके से गुस्सा करना चाहिए था। इतने में वहाँ पर पुलिस आती है जो कि मॉम को एक केस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में अपने साथ ले जाना चाहती थी। तो डैड जल्दी से शियान को कॉल करके वापस बुला लेते हैं और उन्हें वो नोटिस दिखाते हैं जो कि पुलिस ने उन्हें दिया था। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि शियान का पहले भी एक डिवोर्स हो चुका है और डैड उसके एक्स हस्बैंड से मदद मांगने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके पुलिस में काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है, पर शियान मना कर देती है। शियान फिर नान को डैड का ख्याल रखने के लिए कहकर खुद अपने लॉयर से बात करके पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ पहुँचने पर उसका लॉयर उसे बताता है कि आपकी मॉम की पुरानी कलीग प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी, जिससे रिलेटेड इंक्वायरी के लिए पुलिस उन्हें यहाँ पर लेकर आई। लॉयर ये भी बताता है कि मुझे आपकी मॉम से पता चला कि उनकी उस कलीग ने अब अपना ब्यूटी सैलून खोल लिया है, जिसके लिए आपकी मॉम कुछ कस्टमर्स को रिकमेंड कर रही थी और रिकमेंडेशन फीस भी ली थी। लेकिन इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। शानू से पूछते हैं कि इस केस में वो कितना फंस सकती है। इस पर लॉयर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पर कस्टमर्स को वहाँ पर भेजने के चार्ज लग सकते हैं, जिसकी सज़ा 5 साल है, जिससे शान की टेंशन काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन जब तक सब कुछ प्रूफ नहीं हो जाता तब तक उन्हें डिटेंशन के लिए 37 डेज तक यहीं पर रहना पड़ सकता है। जिसके बाद शान किसी चाइजन को कॉल करती है जो कि मीटिंग में होने की वजह से कॉल पिक नहीं कर पाया था। वहीं नान और जोंग डैड को शांत होने के लिए चाय देते हैं, पर मॉम की टेंशन में वो पीने से मना कर देते हैं। नान फिर उन्हें समझाती हैं कि जब तक शान वहाँ पर है वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी। दूसरी तरफ शान किसी गाँव नाम के आदमी से जाकर मिलती है। वहाँ वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती हैं, जिस पर पहले तो वो हंसने लग जाता है, लेकिन फिर इसके लिए माफ़ी मांगता है। शान अब उसे मदद मांगती है कि उसके तो डिपार्टमेंट में काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर किसी तरीके से वो उसकी मॉम की केस को प्रायोरिटाइज कर सके। इस पर गाँव उसके क्लोज आने लग जाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है। ये देखकर वो पीछे हट जाती हैं और उसे एक बैग दिखाती हैं जो वो उसकी वाइफ को गिफ्ट देना चाहती थी। इतने में वेट्रेस बिल लेकर आती है तो उसे पे करने के लिए खुद ही चली जाती है, जिसके लिए गाँव उसे थैंक्स भी कहता है। अब जब शान बिल पे करके वापस आती है तो गाँव को कॉल पर किसी से बात करते हुए सुन लेती है कि शान अपने 40s की एज में है और खुद को अब भी एक यंग लड़की समझ रही है। मैंने उसे कितनी बार बुलाया, लेकिन आज जब उसे ज़रूरत पड़ी है तो वो खुद मेरे पास आ गई। उसके कॉल रखने के बाद शान उसे गुड बाय कहकर चली जाती है और गाँव भी उसे कहता है कि उसका काम हो जाएगा। शान अब जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे चाइजन का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि मीटिंग की वजह से वो उसका कॉल पिक नहीं कर पाया। इस पर वो उसे बताती है कि कुछ फैमिली मैटर है, जिसके बाद चाइजन बोलता है कि ये यंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर से अप्रूव नहीं हो पाया, जिसका कारण वो मिलकर उसे बताएगा। वहीं घर पर सभी लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मॉम वापस से आने ही वाली होंगी, लेकिन जब शान को सभी अकेले वापस आते हुए देखते हैं तो उदास हो जाते हैं। शान सभी को सारी सिचुएशन समझाती है और कहती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती मॉम वहीं पर रहेंगे और वो उनसे मिल भी नहीं सकते। तो वो सभी मॉम की मेडिसिन और बाकी ज़रूरत का सामान पैक करने लग जाते हैं ताकि वो उन तक उसे पहुंचा सके। डैड भी दुखी होकर घर से बाहर चले जाते हैं, जिनके पीछे पीछे नान भी आती है और उनसे पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वहीं हम देखते हैं कि शान पहले ही मॉम के पास मेडिसिन पहुंचाने के लिए चली गई थी, पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता और अंदर से पुलिस उसे कल आने के लिए कहती है। तभी शान के पास नान का फ़ोन आ जाता है जो उसे बताती है कि डैड अचानक से बेहोश हो गए हैं और वो एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। नान बताती है कि वो बैंक में अपना बैलेंस चेक करने के लिए गए थे और वहीं पर बेहोश हो गए। इतने में बैटरी ख़त्म होने से शान का कॉल कट हो जाता है, जिसे चार्ज पर लगाने के लिए वो अपनी कार की तरफ भागती है, पर वहीं पर गिर जाती है। उसके पैर में काफ़ी चोट लगी थी, इसलिए वो वहीं पर गिर जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसका फ़ोन भी टूट गया था। जिसके बाद वो पुलिस से फ़ोन मांगती है यूज़ करने के लिए।
और वो फ़ोन से अपने बॉस चाइजिन को कॉल करके बताती है कि उसका फ़ोन टूट गया है और कार में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। उसे सिर्फ उन्हीं का नंबर याद था, इसीलिए वो उसे मदद मांगती है ताकि वो उसे पिक कर सके और वो उन्हें नान को इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है। शान को अभी थोड़ी देर तक वहीं पर वेट करना था, इसलिए पुलिस वाले उसे बैठने के लिए चेयर देते हैं। फिर उसी फ़ोन पर नान का कॉल आता है जो उसे बताती है कि डैड को होश आ गया है और अभी डॉक्टर उनका सिटी स्कैन करेंगे। शान भी अब उसे अपनी सिचुएशन बताती है और कहती है कि वो कल ही वहाँ पर आ पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि चाइजिन को शान के पास आते आते रात हो जाती है, जो उसे संभाल कर कार में बैठाता है क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी। चाइजिन उसे एक फ़ोन भी देता है जो कि वो यूज़ कर सके और कहता है कि उसके हस्बैंड गाओपिंग को इस सिचुएशन में उसके साथ होना चाहिए, पर शान कहती है कि इस वक्त वो बच्चों का ख्याल रख रहा होगा। इसके बाद वो उसे अभी की सारी बात बताती है कि कैसे उसकी मॉम को फंसाया गया और डैड भी बीमार हो गए। ये सब कुछ सुनने के बाद वो उसे वापस से डिटेंशन सेंटर लेकर जाता है जहाँ उसकी मॉम को रखा गया था। वो बताता है कि उसके अंकल भाई यहीं पर काम करते हैं तो वो उसकी मदद कर सकते हैं। शान अब अंदर चली जाती हैं। वहीं हॉस्पिटल में डैड को एक रात ऑब्जर्वेशन में रखने वाले थे तो नान जोंग से कहती है कि कल तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग है तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, पर जोंग फिलहाल जाने से मना कर देती है। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड को लेकर सवाल करती है कि जियांग तो काफ़ी रिच है, उसके पास तो काफ़ी लड़कियां होंगी, पर उसने तुम्हें ही क्यों चुना, क्योंकि इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारे ही साथ अच्छे से बिहेव करता हो। वैसे नान भी अभी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं थी कि आने वाला टाइम में वो भी उससे इतना ही प्यार करेगी या फिर नहीं। सीना वापस से शान पर आता है जिसका काम हो गया था, जिस सब के लिए वो चाइजिन को थैंक्स बोलती है उसकी इतनी मदद करने के लिए। फिर जब शान कार में बैठती है तभी चाइजिन उसे बैंडेज और कुछ मेडिसिन देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंग वापस से घर पर आ गई थी। जब उसका हस्बैंड देंग धीरे से रात को घर में घुस रहा था तब वो जोंग को अचानक से देखकर चौंक जाता है। जोंग उसे पैसों के बारे में पूछती है जो कि उनके जॉइंट अकाउंट में पड़े थे, तो देंग बोलता है कि तुम्हें अचानक से इसके बारे में क्यों जानना है। इस पर जोंग कहती है कि मेरे मॉम डैड ने अपनी सेविंग्स एक स्कैम में खो दी और उसमें से कुछ अमाउंट मैं उन्हें देना चाहती हूँ, लेकिन देंग कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को खुद ही मैटर हैंडल करना चाहिए। उसकी बात उसे लग रहा था कि वो बताने से हिचकिचा रहा है, लेकिन जैंग की बार बार पूछने पर वो बताता है कि उसने वो पैसे शियान फेंग को उधार दे दिए, जो सुनकर जोंग गुस्सा हो जाती है कि वो भला ऐसे कैसे कर सकता है, ये पैसे उन दोनों की सेविंग्स के हैं और वैसे भी फेंग कोई घर या कार तो खरीद नहीं रहा कि उसे इतने सारे पैसों की ज़रूरत पड़े। पर देंग इस पर कुछ भी नहीं कहता। सीन अब शिफ्ट होता है और हम शियान को देखते हैं जिसका हस्बैंड गाओपिंग उसकी चोट पर फर्स्ट एड कर रहा था। जब शियान उसे बताती है कि आज चाइजिन ने उसकी हेल्प की तो गाओपिंग पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। शियान बोलती है कि उसका फ़ोन टूट गया था और उसे सिर्फ चाइजिन का नंबर ही याद था। ये सुनकर गाओपिंग सस्पिशियस हो जाता है। उससे पूछता है कि तुम्हें चाइजिन का नंबर क्यों याद था, तो वो कहती है कि क्योंकि उन दोनों के नंबर में सिर्फ एक ही डिजिट का डिफरेंस है इसीलिए, लेकिन वो जेलस था। दूसरी तरफ जोंग देंग को फेंग से पूछने के लिए कहती है कि उसे उन पैसों की क्या ज़रूरत थी, पर यह चीज़ जोंग को गलत लग रही थी कि वो ऐसे कैसे पैसे देने के बाद उसे ये सब पूछ सकता है। लेकिन जोंग के बार बार बोलने पर वो फेंग को कॉल करता है, पर वो झूठा कॉल था। इतने में सामने से किसी का कॉल आ जाता है जिसे वो कट कर देता है, लेकिन उसका ये फेक कॉल पकड़ा जाता है। तभी उसे जेसिका नाम के नंबर से मैसेज आता है जिसमें एक लड़की पूछ रही थी कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। जोंग उसे दोबारा कॉल करने के लिए कहती है, पर देंग मना कर देता है और कहता है कि वो कल करेगा क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया है, जिसकी बात वो मान जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि डैड हॉस्पिटल में जब उठते हैं तो नान उनके पास में ही थी, जिसे वो जोंग के बारे में पूछते हैं तो वो उनसे कहती है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग थी तो वो वापस चली गई, लेकिन वो आपके डिस्चार्ज होने के टाइम तक आ जाएगी। डैड फिर शियान को कॉल करने लग जाते हैं पर नान मना कर देती है क्योंकि शियान काफ़ी थक चुकी थी, उसे रेस्ट करने देना चाहिए। डैड मॉम की मेडिसिन के बारे में पूछना चाहते थे तो नान उनसे कहती है कि वो कल मॉम के पास पहुंच गई थी। फिर नान उनसे माफ़ी मांगती हैं कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि जियांग एक अच्छा लड़का है जिसे वो अगर एक बार मिलेंगे तो वो उन्हें भी काफ़ी पसंद आएगा, जिसकी बात डैड मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैड घर पर आ चुके थे जहाँ पर जोंग का हस्बैंड डैड को बता रहा होता है कि मॉम को किसी एंटी एडल्ट कंटेंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है। ये चीज़ उसे एक फ्रेंड ने बताई है जो कि एक पुलिस वाला है। ये बात सुनकर डैड काफ़ी घबरा जाते हैं। तब शानू ने बताती है कि मॉम की कलीग जिसने अपना ब्यूटी सैलून खोला था
वहाँ पर वो ओल्ड मैन को स्पेशल सर्विस दिया करती थी, लेकिन मॉम को ये बात नहीं पता थी और वो कुछ कस्टमर्स को वहाँ पर जाने के लिए रिकमेंड करती थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें ही पकड़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि शियान जोंग को समझा रही होती है कि उसे इस तरीके से डैड के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। तो जोंग कहती है कि तुम भी कौन सा मुझे सारी बात बताती हो। इस पर शियान कहती है कि ये सब बताकर मैं अपनी फैमिली को टेंशन में नहीं डाल सकती थी, और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो जोंग कहती है कि तुमने कब से मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। मॉम जब अरेस्ट हुई तो किसी ने भी मुझे नहीं बताया, जिन सब बातों की वजह से उनके बीच बहस बढ़ने लग जाती है। तभी शान को गांव का कॉल आता है, जो कि उसकी मदद करने के लिए बात करना चाहता था, पर वो मना कर देती है और कहती है कि वो खुद ही देख लेगी, जिसके बाद वो वहाँ से घर चली जाती है। अब जब वो नान के साथ थी तभी उसे उसके लॉयर का कॉल आ जाता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम इनोसेंट प्रूव हो गई है और वो लोग कल उन्हें ले जा सकते हैं। ये सुनने के बाद शियान और नान काफ़ी खुश होते हैं। वो ये बात जोंग और डैड को भी बताते हैं, जो सुनकर वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें बताती हैं कि उनके सारे पैसे कहाँ पर चले गए। असल में मॉम ने वो पैसे अपनी फ्रेंड लिंचू फैन को उधार दिए थे। उन्होंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि आप मना कर दोगे। ये सब जानने के बाद डैड गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे उन्होंने नान की शादी के लिए इकट्ठा करके रखे थे। लेकिन फिर वो जल्दी ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने भी उनकी मदद की थी, तो वो इस बात को भूल जाते हैं। रात में अब शियान सोने से पहले अपने हस्बैंड को वॉइस मैसेज करके बता देती है कि आज रात वो यहीं पर रुकने वाली है। तभी नान भी उसके साथ सोने के लिए आ जाती है, जिससे शियान उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। तो वो शुरू से बताने लग जाती हैं कि वो लोग कैसे मिले थे और कैसे उनकी बात यहाँ तक पहुँची। वो उसे बताती है कि जियांग एक ऑर्फन है, जिसकी मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मर गए थे और उसकी एक 5 साल की छोटी बहन भी है। इसलिए वो जियांग की तरफ इमोशनली और अटैच हो गई, जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो उसे जल्दी सुला देती है। अगले दिन अब ये दोनों मॉम को डिटेंशन सेंटर से रिसीव करने के लिए जाते हैं, जहां मॉम उन्हें देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। शान उन्हें घर ले जाने से पहले अपने घर पर लेकर जाती हैं ताकि वो वहां पर पहले रेस्ट कर सके। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं, जिसके हाथ में बैंक की स्टेटमेंट थी और उसे पता चल गया था कि दैंग ने कोई भी पैसे उधार नहीं दिए हैं। इसलिए वो उसे इस बारे में पूछते हैं कि इन छोटी छोटी अमाउंट्स को उसने कहाँ पर खर्च किया है, जिस पर वो घबरा जाता है और फिलहाल उसे कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से वापस अपने काम पर चला जाता है। सीन फिर से शियान और नान पर आता है, जो कि मॉम को घर लेकर आ गए थे, लेकिन डैड कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी डैड पीछे से आते हैं, जो कि मॉम के लिए उनकी पसंद की चीज़ें लेने के लिए गए थे। शियान और नान इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद डैड मॉम को बताते हैं कि उन्होंने उन्हें कितना मिस किया, पर मॉम इस बात से टेंशन में थी कि उनकी वजह से सभी को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। डैड उन्हें गले लगा लेते हैं और हिम्मत देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद डैड उन्हें किचन दिखाते हैं कि कैसे उनके ना होने पर उन्होंने और बच्चों ने मिलकर सब कुछ अरेंज कर दिया है, जो कि मॉम ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर जब शियान और नान वापस जा रहे थे तब मॉम डैड उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन बाहर उन ओल्ड मैन की वाइफ खड़ी हुई थी, जिन्हें मॉम ने अनजाने में उस ब्यूटी सैलून जाने के लिए सजेस्ट किया था। उन सभी लेडीज़ का कहना था कि मॉम की वजह से उनके हस्बैंड्स ने अक्सर वहाँ पर जाना शुरू कर दिया था और अब वो कहीं भी चेहरा दिखाने के लिए लायक नहीं है, जो सबके लिए मॉम पर गुस्सा कर रहे थे। तो शियान बीच में बोलकर उनसे कहती है कि आपके हस्बैंड या फिर बच्चे क्या करते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है, इसमें मेरी मॉम का कोई भी हाथ नहीं है। उनकी ये बहस लड़ाई तक पहुंच जाती है, जो सब कुछ देखकर शियान एक झाड़ू उठा लेती है और उन्हें उनसे दूर रहने के लिए कहती है, वरना वो पुलिस को बुलाकर उन पर केस कर देगी। भले ही कुछ देर के लिए मामला शांत हो गया हो, पर मॉम और डैड पर इन सब का काफ़ी बुरा असर पड़ा था। शियान फिर अपने घर आने के बाद गांव से बात करती हैं कि वो कुछ दिन के लिए अपने मॉम डैड के यहाँ पर रहना चाहती हैं, जिसके लिए वो मान जाता है और कहता है कि कल मैं जाकर उन्हें ले आऊँगा। वो अब अगले दिन उन्हें लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जब मॉम अंदर सामान पैक करने के लिए जाती हैं तो गांव डैड से झूठ कहता है कि इस इंसिडेंट की बातें उसके एरिया में भी होने लगी हैं, लेकिन वो उन्हें झूठी हिम्मत देता है कि हम एक फैमिली है और हिम्मत से इस सिचुएशन का सामना करेंगे। डैड ये बात सुनकर हैरान होते हैं कि ये बात उनकी सोसाइटी तक भी पहुंच चुकी है। अब वो अंदर जाकर मॉम से बात करते हैं कि हमें गांव के घर रहने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ रहने पर उन्हें भी हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा, जिनकी बात मॉम को भी सही लगती है। फिर डैड बाहर आकर गांव से बोलते हैं कि उन्होंने यहीं पर रहने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और हम समझ पाते हैं कि ये सब गांव ने जानबूझकर किया है, इसीलिए कल रात उसने खुद यहाँ पर आने का फैसला किया था। वो घर जाकर अब ये बात शियान को बताता है कि मॉम डैड ने वहीं पर रुकने का फैसला किया है, जिस पर उसे यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से हमारे या फिर हमारे बच्चों का नाम खराब हो।
जिस बात पर शियान यकीन नहीं कर पा रही थी कि बात यहाँ तक फैल चुकी है। इसीलिए कल वो खुद जाकर उनसे बात करने के बारे में बोलती है। सीन अब देंग पर आता है, जो कि रात को जोंग के लिए खाने के लिए लेकर आया था, क्योंकि वो उसे सिर्फ पैसों के बारे में जानना चाहती थी। इस पर वो बोलता है कि पैसों का वो कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर ही देगा, लेकिन उसे कुछ टाइम चाहिए। जोंग जानती थी कि ये पैसे उसने गेम पर लगाए हैं, इसीलिए वो उसे काफी नाराज थे। देंग अब वॉशरूम का बहाना करके वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे बार बार किसी का कॉल आ रहा था, जिस पर दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था और कॉल करने के सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो देंग कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए और पैसे नहीं है। तो वो आदमी उसे धमकाता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो फोटोज उसकी वाइफ को सेंड कर देगा, जो सुनकर वो टेंशन में कॉल कट कर देता है, जिससे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और उन फोटोज को जेंग को भेज देता है, जो देखने के बाद जोंग सीधा अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने पैसे यहाँ पर खर्च किए हैं। तब जाकर देंग उसे सारी बात बताता है कि एक दिन वो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करने के लिए गया था, लेकिन वो सभी कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गए थे और अनजाने में उस टाइम देंग ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। उसमें से कुछ ऑनलाइन लोगों से चैट करने लगा, लेकिन उस ऐप ने उसके फ़ोन से सारा डेटा, मैसेजेस और फोटो वगैरह सब कुछ कॉपी कर लिया। फिर उसे अननोन नंबर से पैसों के लिए कॉल आने लगा, वरना वो उसका डेटा ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। देंग को उस टाइम लगा कि कुछ पैसे देने के बाद वो लोग पीछा छोड़ देंगे, पर वो हर बार कॉल करके उसे पैसे मांगते रहे। जोंग कहती है कि फिर तो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, पर इसके लिए वो मना कर देता है, क्योंकि उसका एक फ्रेंड पुलिस में काम करता है और अगर इस स्कैम के बारे में उसे पता चला तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में मुंह नहीं दिखा पाएगा। इस पर जोंग जब उस पर गुस्सा करने लगती है तो देंग उसी को ब्लेम करता है कि अगर तुमने अपनी वाइफ का रोल अच्छे से निभाया होता तो मुझे उस ऐप की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ना ही मैं स्ट्रेंजर से चैट करता, जिससे उनके बीच काफ़ी बहस बढ़ने लग जाती है और देंग अपने फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर हम शियान को देखते हैं, जो कि मॉम से मिलने के लिए जाती हैं। वह मॉम उसे कुछ गिफ्ट देती है और उसके साथ अपने और डैड की सेविंग्स भी। मॉम डैड अपने तीनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो सभी के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे, क्योंकि मॉम को अपनी तबीयत अब खराब लगने लगी थी और उन्हें अभी तक इस बात का गिल्ट है कि उनकी वजह से उनकी फैमिली का प्राइड खत्म हो चुका है। जिस पर शियान उन्हें समझाती है कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, तो ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जिन लोगों ने मॉम डैड से लड़ाई की थी वो सभी कुछ गिफ्ट्स के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन गिफ्ट्स को डैड के पास रखकर एक अपॉलॉजी लेटर पढ़ने लग जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि वो आइंदा कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे और उनकी वजह से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। सभी मिलकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। जो सब कुछ देखकर मॉम डैड और शियान हैरान थे। वो कुछ पूछ पाते उससे पहले वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद नान वहाँ पर आती है, जो बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड जियांग की मदद से इन सभी को लीगल नोटिस भिजवाया था, जिसके बाद वो लोग खुद ही सुधर गए। जिनकी ये सब बातें जोंग बाहर से सुन लेती है और उसे जब पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो बिना उनसे मिले ही वापस लौट जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज़ में शहर के ख़राब मौसम के बारे में बताया जा रहा था और इसी टाइम जोंग को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी थी, पर इस ख़राब मौसम के बाद भी वो रुकती नहीं है और स्ट्रीम को टाइम पर शुरू करने का फैसला लेती है। उसका कैमरामैन उससे कहता है कि आपको अपने हस्बैंड से कहकर गर्म कपड़े मंगवा लेने चाहिए, पर उससे जोंग नाराज़ थी, इसीलिए वो मना कर देती है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो देंग को मैसेज कर ही देती है और साथ ही लोकेशन भी सेंड कर देती है। पर इस वक्त देंग अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था, जो मैसेज देख तो लेता है पर उस पर कुछ रिप्लाई नहीं करता। जोंग उसे डायरेक्ट कॉल करती है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर कर देता है, जिसके बाद जोंग देंग के फ्रेंड शियांग को कॉल करती है, जो कि उसके साथ में बैठा हुआ था। देंग उसे कॉल उठाने से मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी उठा लेता है और झूठ कह देता है कि देंग मेरे साथ में नहीं है, पर जोंग फिर भी उसको कॉल देने के लिए कहती है, जिस पे वो झूठ नहीं कह पाता और बता देता है कि वो मेरे साथ में ही है। जोंग अब उसे देंग को बताने के लिए कहती है कि वो उस तक कुछ कपड़े पहुँचा दे। दूसरी तरफ शिया से उसके बॉयफ्रेंड की बात करती है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है और फिर भी वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है। इस पर नान कहती है कि मैं तो बातों बातों में उससे अपनी प्रॉब्लम बताई थी, मुझे क्या पता था कि वो मेरी बात ही सीरियसली ले लेगा। लेकिन एक तरीके से नान के लिए अच्छा ही है कि वो उसकी इतनी फिक्र करता है और उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। वहीं जोंग, जो कि इन तेज़ हवाओं में भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उसकी स्ट्रीम को उसके मॉम डैड भी देख रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि इतने ख़राब मौसम में उसे स्ट्रीम नहीं करनी चाहिए। तभी हवा और तेज़ चलने लग जाती है और जोंग खुद
को संभाल नहीं पाती और पास की नदी में गिर जाती है, जिसे फिर कैमरामैन जाकर निकालता है। जो सब कुछ स्ट्रीम में लाइव चल रहा था। पानी में गिरने की वजह से बीमार हो गई थी और वो हॉस्पिटल में थी। नर्स आकर उससे पूछती है कि उसकी फैमिली में से कोई आया है या फिर नहीं। इस पर वो मना कर देती है और नर्स के जाने के बाद रोने लग जाती है। अगले दिन वो जब घर पहुंचती है तो देखती है कि टेबल पर खाना और ड्रिंक्स बिखरे हुए थे। दैंग भी सोफे पर पड़ा हुआ था, जिससे वो गुस्से में उठाती है और बताती है कि कल उसके साथ कितना कुछ हुआ और जब उसने उसे मदद के लिए फ़ोन किया तो उसने उसे इग्नोर करके अपने दोस्त के साथ पार्टी करता रहा। जिस पर दैंग उसे माफ़ी मांगने के बजाय उसे शांत होने के लिए कहता है और फिर से सो जाता है। जो देखकर जोंग गुस्से में उसे मारने लग जाती है और उठने के लिए कहती है, पर दैंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं अभी अभी सोया हूँ। अभी ये सब काफ़ी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि जोंग हर बार खुद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे डिवोर्स की बात करती है, जो सुनकर उसकी सारी नींद उड़ जाती है। इतने में सोफे के पीछे से फैंग निकलता है जो कि यहीं पर था और वो वॉशरूम चला जाता है। जोंग फिर टेबल के पास जाकर रोते हुए वहीं पर बैठ जाती है, जिस पर दैंग उसे चुप करवाने के बजाय उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं, जो कि स्टाफ रूम में जब जाता है तो वहाँ पर प्रोफेसर यांग उसे एक नई चेयर पर बैठाकर उसके फीचर्स दिखाने लग जाते हैं कि वो उनकी पुरानी चेयर से कितनी अलग और कंफर्टेबल है, और गाँव को भी अपने लिए एक चेयर मंगवाने को कहते हैं। वो उसे अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिलवा देंगे। फिलहाल वो कहता है कि इसके बारे में वो सोचेगा और वहाँ से चला जाता है। सीन अब शियान पर आता है, जो कि अपने बॉस चाइजन के साथ उनके कंप्यूटर और उनके स्मार्ट वॉइस सिस्टम पर मीटिंग कर रही थी। उसके पास अपने सिस्टम को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ थे, जिससे वो ओल्ड एज पीपल की हेल्प कर सके, पर हेडक्वार्टर शायद उसके लिए नहीं मानेंगे। लेकिन चाइजून उसे भरोसा दिलाता है कि उसका ये आइडिया एक बार वो हेडक्वार्टर से ज़रूर डिस्कस करेगा, जिसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। सीना वापस से दैंग पर आता है, जो कि काम के बीच में जोंग से मिलने के लिए ऑफिस जाता है, क्योंकि जोंग उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। दैंग उसे बात करने के लिए बाहर चलने के लिए कहता है, जब वो उसे कल के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं ज़रूर आता। इस पर जोंग कहती है कि गलती मेरी ही थी, जो मैंने तुमसे ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। दैंग अब उसे बताने लग जाता है कि मैं दोस्तों के साथ में था इसीलिए नहीं आ सकता था, और तुम्हें ख़राब मौसम में स्ट्रीम करने के लिए किसने कहा था। इस पर वो गुस्से में कहती है कि हर बार जब भी हमारी लड़ाई हुई है तुमने मुझे वादा किया है कि तुम बदल जाओगे, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ और बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। मैंने तुम्हें टेक्निकल एग्ज़ाम लेने के लिए कहा था, पर तुमने वो भी नहीं किया, न तुमने गेमिंग छोड़ी ना ही ड्रिंकिंग। इस पर वो उल्टा उसे ही सुनाने लग जाता है कि बाकी सभी भी तो ये सब करते हैं ना, तो वो क्यों ना करे। इसीलिए जोंग अब उससे फिर से डिवोर्स की बात करती है, क्योंकि ऐसा करने के बाद फिर उसे कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन वो उसे डिवोर्स देने से मना कर देता है, जिससे वो गुस्से में वापस चली जाती है। सीन फिर गाँव पर आता है, जो वापस जा रहा था तो उसे पीछे से लीशु नाम की लड़की रोकती है और पूछती है कि क्या प्रोफेसर यांग का PhD स्टूडेंट बनना मुश्किल है। इस पर वो कहता है कि अगर तुम कैपेबल हो तो कर लोगी। वो उससे पूछती है कि अगर उसे कुछ समझ ना आए तो क्या वो उसे पूछ सकती है, तो गाओ उसे दाईवान से पूछने के लिए कहता है, लेकिन गाओ उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसलिए वो उसी से पूछना चाहती थी। फिर ल्यूशु को मेट्रो से वापस जाना था, तो गाओ उसे अपनी कार से स्टेशन तक छोड़ने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो मान जाती है। कार में बैठने के बाद गाओ से रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के बारे में बात करने लग जाता है, क्योंकि उनमें से एक ने किसी और इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना अब बंद कर दिया था। इस पर लीशु उससे कहती है कि बाकी सभी लोग कहीं भी चले जाएं, पर वो यहाँ से काम ना छोड़े ताकि वो उसे हमेशा देखती रहे। इसी तरह की बातें करके वो उसे फ्लर्ट करने लग जाती है, जिस पर वो काफ़ी नर्वस हो चुका था। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जिसने चाइजिन से नान के बॉयफ्रेंड जियांग के बारे में पता करने के लिए कहा था। चाइजिन उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें जियांग के बारे में बताया जा रहा था कि उसका डिवोर्स हुए 5 साल हो गए हैं और उसकी एक्स वाइफ और एक डॉटर अब कनाडा में रहती है। लेकिन अब उसे एक यंग और स्वीट लड़की मिल गई है जिससे वो शादी करना चाहता है। यहाँ वो यंग लड़की ज़रूर नान की बात कर रहा होगा, इसीलिए चाइजिन को ये आदमी सही लगता है। तो शियान मजाक में उससे कहती है कि अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, जिस पर वो हंसने लग जाते हैं। तभी शियान को उसकी डैड का फ़ोन आता है, जो बताते हैं कि नान जियांग को उनसे सैटरडे को मिलवाना चाहती है, तो वो भी मिलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद डैड खुद जोंग के पास जाकर जियांग की आने वाली बात बताते हैं, लेकिन वो इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। वो बहाना कर देती है कि इस वीकेंड उसे काम है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगी। डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो डैड को लगता है
कि वो अपने पानी में गिरने वाले इंसिडेंट से परेशान है। वो उसे कहते हैं कि उस चीज़ के बारे में लोग कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन जोंग वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डैड परेशान होकर घर पर वापस आ जाते हैं और मॉम को बताते हैं कि बात नहीं बनी, जिसका जिम्मेदार वो खुद को ही मान रहे थे, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान शान और नान पर ही रखा था। फिर हम नान को देखते हैं जो कि अपनी वर्कशॉप पर काम कर रही थी। तभी शान वहाँ पर आ जाती है और फिर उससे जियांग के बारे में बात करती है कि क्या उसने तुम्हें अपने बारे में हर चीज़ बताई है। इस पर वो बताती है कि उसने मुझे हर चीज़ बताई है, यहाँ तक कि अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी, और मुझे तब तक फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, जिससे शान को भी फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। सीन अब जोंग पर आता है जो कि मेडिटेशन क्लास में थी। वहाँ की इंस्ट्रक्टर बाकी सभी को जोंग की पोस्चर से सीखने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से कर रही थी। पर क्लास के बाद बाकी सभी जोंग के वो गिरने वाले वीडियो को देखकर उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। ये चीज़ वो देख लेती है और बदले में उनसे कहती है कि वैसे भी वो हवा तुम्हें तो कभी उड़ा नहीं पाएगी, जो सुनकर उन्हें समझने में टाइम लगता है कि वो उनके फैट का मजाक बना रही थी। फिर जोंग जब घर जाती है तो देखती है कि देंग उसकी वो वायरल वीडियो देखकर काफ़ी हंस रहा था, जिस पर वो गुस्सा होकर उसे डांटने लग जाती है। वो उसे अपने ब्लैंकेट भी मांगती है जिस पर वो सो रहा था, लेकिन वो मना कर देता है और यहीं सोने की जिद करता है। ये देखकर अपने फ़ोन से वो उसकी फ़ोटो लेने लग जाती है और कहती है कि इसे वो ऑनलाइन अपलोड कर देगी, तभी सब लोगों को उसकी हरकत के बारे में पता चलेगा। जोंग के धमकाने के बाद वो उठकर अपने रूम में चला जाता है और जोंग अपना ब्लैंकेट वापस ले लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शियान के कार का गैस खत्म हो गया था, इससे लोग गाँव से उसकी कार मांगती है, जिसे वो दे देता है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागता हुआ पार्किंग में जाता है, क्योंकि वो इसमें एक मैसेज डिवाइस भूल गया था जो वो किसी को देने वाला था। पर तब तक शियान उसे देख चुकी थी। वो उससे पूछते हैं कि तुम तो इसे किसी को दे चुके थे ना। तो वो बोलता है कि इसे वो मिस यान को देने के लिए गया था, लेकिन दायुआन ने पहले उनके लिए एक चेयर गिफ्ट के तौर पर ले आया था। इस पर शियान बोलती है कि इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, एक स्टूडेंट अपने टीचर को ही तो गिफ्ट दे रहा है। पर गांव के मन में ये था कि उसका गिफ्ट उतना एक्सपेंसिव नहीं है उस शेयर के मुकाबले, लेकिन एक्सपेंसिव गिफ्ट देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो शियान उसे अपने पैसे इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसे ऐसा करने से रोक रही थी। तो वो ये गिफ्ट अपने मॉम और डैड के लिए ले जाती है। घर पहुंचने पर मॉम उसे अपने बाल दिखाती हैं, जिन्हें उन्होंने थोड़ा सा डाई किया था। शान उनकी काफ़ी तारीफ करती है कि वो उन पर सूट कर रहे हैं। तभी डैड वहाँ पर आते हैं जो कि डिनर की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज नान का बॉयफ्रेंड आने वाला था उनसे मिलने के लिए। शान जब किचन में जाकर देखती हैं तो डैड ने इतनी सारी डिशेस बनाई हुई थी कि जैसे कोई फेस्टिवल हो। फिर डैड शान को बताते हैं कि उन्होंने जियांग के बारे में खुद से कुछ रिसर्च की और उन पॉइंट्स को उन्होंने एक पेज पर लिखा, जिससे वो शान को देते हैं। इसमें कुछ वो सवाल भी थे जिनके जवाब डैड जियांग से जानना चाहते थे, जैसे कि वो मंथली कितना कमाता है, उसके पास घर के कितने यूनिट्स हैं, उसके महीने का कितना खर्चा और काफ़ी सारी चीज़ें। सारी तैयारियां करते करते अब रात हो जाती है। तब शियान मॉम से जोंग के बारे में पूछती है। इस पर मॉम उसे बताती है कि उसकी डैड से बहस हो गई थी, इसलिए वो चली गई। इतने में नान भी आ जाती है, पर वो अकेली आई थी। जब डैड जियांग के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ा, वो बाद में आ जाएगा। डैड तो हैरान थे कि वो इतने स्पेशल दिन पर दूसरे काम को कैसे इंपॉर्टेंस दे सकता है, पर मॉम जियांग की साइड लेती है ये कहकर कि वो बिजनेसमैन है तो इम्पोर्टेंट काम आ सकता है। फिर नान जब जोंग के बारे में पूछती है तो डैड उसे गुस्से में कहते हैं कि वो आए या फिर ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर आकर सबका मूड खराब ही करेगी। अब उन्हें जियांग का वेट करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। नान जियांग को काफ़ी कॉल और मैसेजेस भी कर चुकी थी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर जियांग का ड्राइवर आता है, जो जियांग का मैसेज लेकर आया था कि वो मीटिंग में अभी भी फंसा हुआ है। वो नहीं चाहता कि नान और उसकी फैमिली उसका वेट करे, इसलिए उसने रेस्टोरेंट में उनके लिए डिनर बुक किया है, जहाँ वो ड्राइवर उन्हें ले जाने आया था। ये सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और नान एक बार फिर से जियांग को कॉल ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वो ड्राइवर को जियांग तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कहती है कि अगर वो बिजी है तो वो इस मीटिंग को किसी और दिन रख लेंगे। फिर डैड अंदर आकर सभी को रेस्टोरेंट चलने के लिए मनाने लग जाते हैं, लेकिन शान इसके खिलाफ थी, क्योंकि इस तरह वो अचानक से प्लान चेंज नहीं कर सकता। पर डैड किसी की कोई बात नहीं सुनते और उन्हें तैयार होने के लिए कहते हैं। फिर हम इन लोगों को उस रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ा था और उसका एक रूम स्पेशली इनके लिए रिजर्व था, जिससे मॉम डैड तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। पर शियान अब भी परेशान थी क्योंकि डिनर में काफ़ी लेट हो चुका था। वहीं नान जब बाहर जियांग के बारे में उसकी सेक्रेटरी से पूछती है तो वो उसे बताता है कि मीटिंग के दौरान जियांग की बहस हो गई थी और उसके हाथ पर थोड़ी सी चोट लग गई, इसलिए वो उनके लिए फर्स्ट एड लेकर जा रहा है। जहाँ थोड़ी देर बाद जियांग घबराता हुआ आता है क्योंकि वो काफ़ी लेट हो चुका था, जिसके लिए वो सभी से माफ़ी मांगता है। लेकिन नान उससे नाराज़ थी क्योंकि उसने उसे पहले प्लान चेंज
चेंज करने के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। इस पर जियांग उसे बताता है कि उसने नान को मैसेज किया था पर नेटवर्क ना होने की वजह से मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया। इतने में वहाँ पर शेफ आ जाते हैं जिनके साथ जियांग ने पहले ही डिस्कस करके खाने का ऑर्डर दे दिया था और उसने मॉम डैड के खाने का अलग से ध्यान रखा था कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। ये देखकर मॉम काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन आन अब भी उससे नाराज़ थी और वो बाकी सभी से आज लेट होने के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहती है। इस पर वो बिना हिचकिचाए उनसे माफ़ी मांग लेता है। फिर डैड जियांग की तारीफ करते हैं कि तुमने सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, जिसके बाद नान का गुस्सा भी शांत हो जाता है। अब जब सभी लोग डिनर करने लगते हैं तब जियांग मॉम डैड से कहता है कि वो काम में बिजी रहता है पर वो नान का ख्याल रखने की और उसे खुश रखने की हमेशा कोशिश करेगा, जिसके लिए वो उनसे परमिशन मांगता है ताकि वो उसके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सके। इस पर शियान उससे कहती है कि इस रिलेशनशिप के बारे में भी उन्हें हाल ही में पता चला है, इसीलिए अभी उन्हें चीज़ें समझने के लिए टाइम चाहिए, जिस पर जियांग भी एग्री करता है। डिनर के बाद फिर जियांग और नान वापस जा रहे थे तब नान जियांग का हाथ देख रही थी जिस पर चोट लगी हुई थी। वो उसे कहता है कि ये सीरियस नहीं है और उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। नान उसे बताती है कि उसके डैड उसे मिलने के बाद काफ़ी खुश लग रहे थे, जो सुनकर उसे भी अच्छा लगता है। तभी जियांग ड्राइवर को नान को ड्रॉप करने के लिए कहता है क्योंकि उसे किसी और मीटिंग में भी जाना था। नान उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की तो मेरी सिस्टर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इस पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घर पहुंचने के बाद नान फिर जियांग के रूम में सोने के लिए आ जाती है। नान फिर शियान से जियांग के बारे में ओपिनियन लेती है कि वो उसे कैसा लगा। इस पर वो बताती है कि जो उसने सोचा था उससे जियांग काफ़ी अलग है, जबकि आज डैड ने उसे एक लिस्ट दी थी उन सवाल की जो कि वो उसे पूछना चाहते थे। फिर शियान वो लिस्ट उसे भी दिखाती है, जिसे पढ़ते पढ़ते उन्हें उसमें एक क्वेश्चन दिखता है कि जियांग की डाउरी को लेकर क्या थॉट्स हैं। इस पर नान भी सोच में पड़ जाती है क्योंकि इस बारे में उसने जियांग से कभी बात ही नहीं की। शियान पूछती है कि क्या उसने पहले कभी प्री मैरिटल एग्रीमेंट की बात की है, और अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब उसकी नज़र सिर्फ पैसों पर है, लेकिन जियांग तो उनसे ज़्यादा रिच है तो भला वो इनके पैसों का क्या ही करेगा। इसीलिए नानी से सीरियसली नहीं लेती, पर शियान उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें एक बार तो उससे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए ताकि उसके रिएक्शन का पता चल सके। पर नान को जियांग पर पूरा भरोसा था कि वो उसके साथ कभी भी ऐसी ट्रिक नहीं करेगा क्योंकि वो तो हमेशा उससे अच्छे से ट्रीट करता है। इस पर आगे और कुछ बात किए बिना ही वो सो जाती है। अगले दिन शियान उठने के बाद नीचे आती है और डैड से पूछती है कि वो किससे बात कर रहे थे, तो वो जियांग के ड्राइवर का नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि जियांग को जब मेरी कुकिंग स्किल्स के बारे में पता चला तो उसने अपने ड्राइवर को मेरा खाना लेने के लिए भेज दिया। इस पर शियान बोलती है कि वो तो सिर्फ आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। आपने क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी ना, पर उसमें से आपने कुछ भी नहीं पूछा। तो डैड कहते हैं कि उसके फाइनेंशियल स्टेटस से ही सारे जवाब दे दिए और कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिनकी ये सारी बातें नान छुप कर सुन रही थी। फिर वो उनके सामने आ जाती है और देखकर काफ़ी खुश होती है कि वो जियांग की तारीफ़ कर रहे हैं। इतने में मॉम भी आ जाती हैं। वो बातें करने लग जाते हैं कि उनकी आंटी का हेयर सैलून खुलने वाला है तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए उनकी पूरी फैमिली को इकट्ठा होना चाहिए, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। और ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन पूरी फैमिली उनके हेयर सैलून पर आती है, जहाँ पर सभी को देखकर आंटी काफ़ी खुश थी और अपने पहले कस्टमर को फ्री में सर्विस देने का वादा करती है, पर सभी आगे आने से थोड़ा सा घबरा रहे थे। शाम को अब हम दैंग को देखते हैं जो कि अकेले ही घर पर इस ओपनिंग सेरेमनी की वीडियो देख रहा था क्योंकि जोंग उसे अपने साथ नहीं ले गई थी। दूसरी तरफ जब मॉम जोंग और दैंग के बारे में पूछती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी फिर से आपस में लड़ाई हुई है। यही बात करते करते जब वो घर पहुंचते हैं तब शियान उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछती हैं। इस पर वो बताते हैं कि वो आंटी के साथ खेल रही है, जो सुनकर वो जल्दी से उसे लेने के लिए जाती हैं ताकि कहीं आंटी उस पर अपनी हेयर स्टाइलिंग का टेस्ट ना करना शुरू कर दे। जब वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है तो उसका डर एकदम सही निकलता है। आंटी ने उसका हेयर स्टाइल ही चेंज कर दिया था जबकि उसे कल स्कूल जाना था, और शान को ये इसीलिए पसंद नहीं था क्योंकि बचपन में आंटी ने उसके बाल भी ऐसे ही स्टाइल कर दिए थे, जिससे एम्बैरसमेंट की वजह से शान को स्कूल में अपना सर उठाने में भी शर्म आ रही थी। अब गाँव यहाँ शान से कल के लिए माफ़ी मांगने लग जाता है। इस पर शान बताती है कि उसे बुरा लगा था जब उसने ये कहा कि वो उसे पैसे नहीं ले सकता, भले ही उन दोनों के रूल्स फैमिली में अलग हो, पर वो इतने टाइम से साथ में है। शान उसे थैंक्स भी कहती है कि वो उसकी फैमिली की हमेशा मदद करता है। इस पर गाँव भी उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना वो कभी भी अपनी PhD नहीं कर पाता, जिसमें बस कुछ ही महीने बचे हैं। शान बोलती है कि क्यों ना इसके बाद वो ब्रेक लेकर ट्रिप पर चले,
फिर शी का हेयर स्टाइल होने के बाद आंटी शियान को भी अंदर आने के लिए कहती हैं, जो सुनकर वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है। अब क्योंकि ये लोग तो भाग गए थे तो आंटी नान को ही पकड़ लेती है और उसे अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ हम दैंग को देखते हैं, जो कि फिर से अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसे इस बात से काफ़ी बुरा लग रहा था कि इस ओपनिंग सेरेमनी में हर कोई था सिवाय उसके। इस पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें एक बार अपनी वाइफ से बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए अब कोई भी बात मायने नहीं रखती। वो भी अब अलग होने की बात करने लग जाता है तो उसका दोस्त उसका साथ देने लग जाते हैं और अपने डिसीजन पर आगे बढ़ने को कहते हैं। देर रात को फिर दैंग जब वापस से घर पहुंचता है तो वो हिम्मत करके जोंग के रूम में जाता है, जो कि सो चुकी थी। पर फिर भी दैंग उसके पास जाता है उसे बात करने के लिए। जोंग उठ जाती है और उसे अपने रूम से निकालने के लिए मारने लगती है, जिससे कि वो बेड से नीचे गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जांग अपनी इंजीनियरिंग टीम को देखता है, जिन सभी ने बाल डाई किए हुए थे। उसका एम्प्लॉय बताता है कि वो सभी नान की आंटी की शॉप के लिए मदद करने गए थे, तो उन्होंने उन्हें फ्री में बाल डाई करके दे दिए। तो जियांग उन्हें ये बात अपने तक ही रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि चाई जिन शियान से जियांग के बारे में पूछता है तो वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे जियांग ने उन्हें ट्रीट किया, उसका नेचर कैसा था। पर एक बात उसे जियांग के बारे में अजीब लगी कि उसने लास्ट मोमेंट पर डिनर की लोकेशन चेंज कर दी। तभी चाई जिन शियान को एक फ़ोटो सेंड करता है जिसमें जियांग के साथ एक लड़की है जिसका नाम मिंग वई है और वो जियांग के साथ काफ़ी टाइम से है। अब जियांग ने अपने बारे में सारा सच नान को बताया है या फिर नहीं, ये पता करना पड़ेगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शियान नान को मिलने के लिए कॉल करती है, जो उसे बताती है कि वो शंघाई में है। तो शान उसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पहुंचने पर नान उसे बताती है कि जांग ने उसके लिए प्री मैरिटल मेडिकल चेकअप अरेंज किया है। इस पर शान उसे कहती है कि हम अभी जांग से एक ही बार मिले हैं और वो कुछ ज़्यादा रश नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप में। तो नान कहती है कि मुझे जियांग पर पूरा भरोसा है। जांग फिर उसे वो फोटो के बारे में बताना चाहती थी, पर इतने में जांग वहाँ पर आ जाता है, जिससे नान बोलती है कि तुम हमारे इतने टेस्ट करवा रहे हो, कहीं तुम्हें मेरी फैमिली के जीन्स पर कोई शक तो नहीं है। तो वो कहता है कि ये सब हमारी शादी के बाद होने वाले बेबी की हेल्थ के लिए है। तभी नान की बारी आती है, जिसके जाने के बाद शान जियांग से डायरेक्टली मिंगवे के बारे में पूछती है, जो कि उस फोटो में उसके साथ थी। जियांग उसे बता देता है कि वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड है और बिजनेस पार्टनर भी, और वो आज भी एक साथ काम करते हैं। शान पूछती है कि क्या नान इस बारे में जानती है, जिस पर वो हाँ कहता है और यकीन दिलाता है कि उसने नान के लिए अपने सारे पास्ट बुला दिए हैं, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जियांग भी अपने टेस्ट के लिए चला जाता है। फिर हम जोंग को देखते हैं, जो कि दैंग के साथ वापस से घर आ जाती हैं और उसकी आंखों पर पट्टी लगी थी, जिसका मतलब रात को बेड से गिरने के बाद उसको चोट लग गई थी। तभी अंदर से दैंग की मॉम निकलती है, जो कि उसकी चोट के बारे में पता लगने के बाद वहाँ पर आई थी। वो जिस तरीके से जोंग से बात कर रही थी उससे पता चलता है कि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। मॉम के पूछने पर दैंग बताता है कि ज़्यादा ड्रंक होने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो इस पर भी मॉम जोंग को ही कहती है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था ना। दैंग जब जोंग की साइड लेता है तो मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे साथ कोई सीरियस इंजरी हो जाती तो ये तुम्हारे साथ रहेगी। इस पर जोंग ना में जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि वो डिवोर्स चाहती हैं। मॉम अलग अलग गेसेस करने लग जाती है कि क्या कारण होगा। इस पर जोंग कहती है कि मैं भी इसके साथ और नहीं रह सकती। वो उन्हें ये भी बताती है कि हम शुरुआत से ही अलग रूम में रहते हैं। कल जब भी ज़्यादा ड्रिंक करके यहाँ पर आया तो मैंने इसे बेड से नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से इसे चोट आई। जो सुनकर मॉम दैंग को डांटती है। तभी जोंग काम पर जाने लग जाती है तो मॉम उसे रोककर कानून बताने लग जाती है कि तुमने इसे मारा है तो तुम पर लीगल एक्शंस हो सकते हैं। पर जोंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। इसके बाद दैंग की मॉम बात करने के लिए जोंग के पेरेंट्स के पास चली जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये सुनकर मॉम और डैड भी हैरान थे। दैंग की मॉम उन पर काफ़ी गुस्सा करती है कि वो उनके बेटे को इस तरह कैसे मार सकती है। ये सुनकर डैड जोंग से बात करने के लिए जाने लगते हैं तो दैंग की मॉम उन्हें रोकते हुए कहती है कि मैं जोंग के टीम लीडर को फ़ोन कर दिया था और वो आती ही होगी। जो सुनकर डैड हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें बच्चों के काम को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तभी जोंग वहाँ पर गुस्से में आकर दैंग की मॉम को आइंदा टीम लीडर को कॉल करने से मना कर देती है। दैंग की मॉम अब यहाँ पर उसे ये पूछने के लिए कहती है कि इसे डिवोर्स क्यों चाहिए। इस पर जोंग उनसे बहस करने लग जाती है कि आपका बेटा है ही इतना आउटस्टैंडिंग कि मैं उसे डिजर्व ही नहीं करती। जिसके ऐसे जवाब सुनकर वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और उनकी बहस काफ़ी बढ़ जाती है। तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगती है, जो देखकर मॉम डैड काफ़ी घबरा जाते हैं। पर जोंग इसे एक्टिंग कहकर चली जाती है। जब मॉम अंदर से मेडिसिन लेकर आती है तो दैंग की मॉम एकदम से ठीक हो जाती है और डैड से कहती है
कि मैंने तुम्हें सारी सिचुएशन बता दी है, तो अब तुम सब कुछ हैंडल करो। अगर उसके बाद भी जोंग डिवोर्स चाहती है तो उसे मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। इतना कहकर वो गुस्से में चली जाती है। फिर डैड और मॉम बहस करने लग जाते हैं कि जोंग से जाकर बात कौन करेगा, क्योंकि उसका गुस्सा वो दोनों ही जानते थे। इसीलिए अब डैड ज़बरदस्ती मॉम को उससे बात करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर जोंग उन्हें बताना शुरू करती है कि डैंग कितना ड्रिंक करता है, पूरा दिन गेम खेलता रहता है या फिर फ़ोन चलाता रहता है। उसने जब भी उसे बात करने की कोशिश की तो उसने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया, इसलिए वो ऐसे किसी भी पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती। तभी डैड वहाँ पर आते हैं और जोंग से कहते हैं कि गलती तुम्हारी है, जो कि शादी के इतने टाइम बाद भी तुम्हारा कोई बेबी नहीं है। तो वो कहती है कि अगर उन्होंने बेबी प्लान किया तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस पर ही होगी। लेकिन डैड उसके इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे थे, वो उसके फैसले को गलत साबित किए जा रहे थे। इसलिए जोंग वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मॉम डैड से कहती है कि तुम्हें शांति से बात करनी चाहिए थी। अब हम नान को देखते हैं, जो कि अपने वर्कशॉप पर जब जाती है तो वहाँ पर उसके साथ काम करने वाले बताते हैं कि अंदर कोई जियांग की फ्रेंड आपका इंतज़ार कर रही है। जो देखने के बाद नान जियांग को कॉल करके इसके बारे में पूछती है तो बताता है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम पड़ गया था, तो मैंने मिंगवई को अपनी जगह पर भेज दिया और मैं बाद में आ जाऊँगा। लेकिन नान उससे क्या बात करेगी उसे समझ ही नहीं आ रहा था, पर अब उसे मिलने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। जब वो उसे मिलती है तो मिंगवई उसके ग्लास आर्टिफैक्ट्स की काफ़ी तारीफ करती है। फिर उससे कहती है कि मैं तुमसे वैसे भी मिलकर ही देखना चाहती थी कि वो कौन लड़की है जिसने जियांग को इम्प्रेस कर लिया। इसके बाद वो उसे अपनी चीज़ें क्लियर करने लग जाती है कि वो जियांग के साथ काफ़ी टाइम से है, उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट साथ में काम किया है, जिस दौरान वो एक दूसरे के क्लोज भी आ गए। लेकिन वो सब कुछ पास्ट की बातें हैं। ये सब बताकर वो ये दिखाना चाहती थी कि उसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप के बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो उसे रिलेशनशिप एडवाइस देने लग जाती है कि उसे जियांग पर ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर नज़र रखने की बजाय, जिससे नान को लगता है कि जियांग ने मिंगवई को अपनी तरफ से चीज़ें जस्टिफाई करने के लिए भेजा है। इसीलिए वो उसे कहती है कि उसे जियांग पर पूरा ट्रस्ट है, वो उसे चीट नहीं करेगा। अपना काम होने के बाद फिर मिंगवई वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नान अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती है तो उनमें से एक कहती है कि एक्स लवर रिलेशनशिप के बाद कभी दोस्त रह ही नहीं सकते, पर अगर फिर भी ऐसा है तो मतलब उनके बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। तभी जियांग का ड्राइवर उसे पिक करने के लिए आ जाता है, जो देखकर नान हैरान हो जाती है, क्योंकि जियांग खुद यहाँ पर उससे मिलने के लिए आने वाला था। इसीलिए वो जियांग को कॉल करके इस बारे में पूछती है तो बताता है कि उसकी बहन जियाशा जल्दी ही वापस आ रही है, तो उसने उसके साथ खाने का प्लान बनाया है। सीन अब डेंग पर आता है, जो कि गेम खेल रहा था। तभी उसकी माँ वापस आती है और उसे सामान पैक करके वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो चलने से मना कर देता है। मॉम उसे समझाती है कि मैं तुम्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी खुश देखना चाहती हूँ, फिर भले ही जोंग तुम्हें डिवोर्स दे दे। जिसके बाद वो जोंग की बुराई करने लग जाती है और ये सब कुछ करके वो अभी से उसे दूसरी शादी करने के लिए कन्विंस कर रही थी, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। इस पर वो बोलती है कि वो तुम्हारे साथ बच्चे तक प्लान नहीं करना चाहती है, तो तुम क्यों उसके साथ रहना चाहते हो। पर फिर भी वो उसे छोड़ने के लिए मना कर देता है, जो देखकर मॉम गुस्से में चली जाती है। वहीं नान जियांग के घर पर जाकर जियाओ से मिलती है, जो कि नान को देखकर कहती है कि मेरा भाई इतना आसानी से किसी लड़की को घर पर नहीं लेकर आता, तुम्हें देखकर लगता है कि वो तुम्हें काफ़ी पसंद करता है। इसके बाद वो उसे घर दिखाने लग जाती है, पर उसे देखकर लग रहा था कि वो शो ऑफ कर रही है। उसे बताने लगती है कि लाइट्स किस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की थी, जिससे नान बोर हो जाती है। तभी केयरटेकर आकर बताती है कि जियांग वापस आ गया है, जिसे जाकर जब वो दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर भी जिया अपने गार्डन के बारे में बताना शुरू कर देती है, जिसे जियांग वापस अंदर भेज देता है। उसके बाद वो नान से कहता है कि शादी के बाद वो यहीं पर रहेगी, लेकिन नान शायद अभी उसके लिए तैयार नहीं थी। तो जियांग उसे समझाने लग जाता है कि उनके रिलेशनशिप को इतना टाइम हो गया है, उसके बारे में वो सब कुछ जानती है और मिंगवई से भी मिल चुकी है। तो वो कहती है कि मिंगवई को भेजने के बजाय तुम्हें खुद मुझे सब कुछ बताना चाहिए था, पर उसे डर था कि वो उसकी बात पे यकीन नहीं करेगी, इसलिए उसने उसे भेजा। इस पर नान कहती है कि अगर ऐसा है तो मिंगवई को तुम अभी ब्लॉक करो। जो सुनकर जब वो ऐसा करने लगता है तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद जियांग उसे यकीन दिलाता है कि वो सच में उसके साथ फैमिली शुरू करना चाहता है, जो सब कुछ जिया ऊपर से देख रही थी। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं, जो कि डेंग के लिए कुछ सामान लेकर आए थे, जिससे उसकी आंख जल्दी से ठीक हो जाए। डैड फिर उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या चाहता है, तो बताता है कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए। डैड उसे समझाने लग जाते हैं कि फिर तुम्हें उसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन डेंग कहता है कि उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक था। फिर डैड उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी थी। इतने में जोंग भी आ जाती है।
उसके पूछने पर डैड बताते हैं कि वो बस जैंग का हाल चाल पूछने के लिए आए थे और उनसे उनके घर वापस जाने की बात करती है। डैड डिनर तक रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो कहती है कि हम डिनर नहीं बनाते, अगर आपको खाना है तो वापस घर जाइए। इसीलिए अब डैड खुद ही कुकिंग करने के लिए चले जाते हैं और देंग को भी रूम में जाकर आराम करने के लिए बोलते हैं। जोंग उनसे वापस जाने की जिद करती है, पर वो कुकिंग करके ही मानने वाले थे। उनके बीच यहाँ पर खींचातानी होने लग जाती है, जिसकी वजह से डैड की कमर में चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि डैड अब घर पर आ गए थे और मॉम उनकी कमर पर मसाज दे रही थी। वो डैड से कहती हैं कि तुम्हें बच्चों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। वो बात कर ही रहे थे कि इतने में डिलीवरी पार्सल आता है। जब मॉम जाकर रिसीव करती हैं तो उसमें जोंग ने डैड के लिए मेडिसिन भेजी थी, लेकिन डैड अब भी खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि जोंग खुद उन्हें देने के लिए क्यों नहीं आई। अगले दिन डैड फिर शियान को कॉल करके जोंग को समझाने के लिए कहते हैं कि वो देंग को डिवोर्स ना दे, क्योंकि मॉम और डैड तो पहले ही कोशिश करके देख चुके थे। जिसके बाद शियान गाओ को फ़ोन करके बताती है कि वो घर नहीं आ पाएगी, उसे जोंग के पास जाना है। इस पर वो उसे बच्चों के स्कूल में होने वाले पेरेंट्स चाइल्ड स्पोर्ट डे के बारे में बताता है, जिसमें कल उनका जाना ज़रूरी था। जब शियान निकल ही रही थी कि चाइजन उसे आकर एक गुड न्यूज़ के बारे में बताता है, जिसे चाइजन गेस करती है कि उसका प्रमोशन हो गया है, पर वो बताता है कि इसके लिए उसने उसे रिकमेंड किया है। जो सुनकर वो हैरान होती है। अब अपनी प्रमोशन वाली बात सुनकर शियान कहती है कि फिर तो उसे दूसरे शहर में जाना पड़ेगा और उसके लिए चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसकी एक फैमिली भी है। इस पर चाइजन उसे उसके बारे में पहले सोचने के लिए कहता है, पर वो अपनी फैमिली और अपनी सिस्टर को छोड़कर उनसे दूर नहीं जा सकती थी। चाइजन उसे एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर शियान वहाँ से जोंग के पास चली जाती है, लेकिन जोंग उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा देंग की बुराई करने लग जाती है और कहती है कि इस तरह वो डेली उसके साथ और नहीं जी सकती, क्योंकि जब उसे उसके मॉम डैड ने कंट्री साइड अकेले बड़े होने के लिए छोड़ दिया था तो उसे उम्मीद थी कि वो लोग उसे लेने के लिए वापस ज़रूर आएंगे, पर कोई भी नहीं आया। और जब वो पहली बार देंग से मिली थी तो उसे वो अपनापन महसूस हुआ जो वो ढूंढ रही थी, लेकिन अब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो फिर से गलत निकली। उसकी बातें सुनने के बाद शियान अपने आंसू नहीं रोक पाती। इतने में देंग वहाँ पर आ जाता है, जिसने फिर से ड्रिंक की हुई थी। वो शियान को देखकर जोंग को समझाने के लिए कहता है कि वो उसे डिवोर्स ना ले, क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल में कोई भी डिवोर्स नहीं है। आज उसके क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था, जिसमें सबकी वाइफ आई हुई थी, पर जोंग ने मना कर दिया था, जो देखने के बाद शियान को खुद जोंग के लिए बुरा लगता है। वो अब जोंग को बताती हैं कि उसे कंट्री साइड मॉम डैड ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, बल्कि उस टाइम की वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उसकी भलाई के लिए वहाँ पर छोड़ा था। शान उसे बताती है कि वो उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझती है, क्योंकि जो अटेंशन और केयर वो मॉम डैड से चाहती थी वो उसे देंग से मिलने लगी। पर हालात अब कुछ और है। उसकी कंडीशन देखने के बाद शान उसे डिवोर्स के फैसले में उसका सपोर्ट करती है और बोलती है कि वो उसे एक लॉयर भी रेफर करवा देगी। शान अब जैसे ही घर आती है तो गाओ उसके फ़ोन पर चाइजन का मैसेज देखता है, जिसमें उसके प्रमोशन वाली बात लिखी थी और ये भी कि उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, जिसके लिए गाओ से बात कर लेनी चाहिए। जो देखने के बाद वो शियान का फ़ोन वहाँ पर वैसे ही रख देता है। अगले दिन गाओ फिर अपनी प्रोफेसर यांग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उन्हें उनकी फ़ाइल देने के बाद उनसे ट्रायल लेक्चर के बारे में पूछता है, ताकि वो पहले ही अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो बताते हैं कि वो जल्दी ही होंगे, पर वो पहले उसे अपने एग्ज़ाम पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, क्योंकि सभी को उससे ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट की बेसिस पर डिसाइड होगा कि कौन इस इंस्टीट्यूट के अंदर रहेगा। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं, जिसे उसके डैड देंग की वीडियो भेजते हैं, जो कि उनके साथ में था और काफ़ी ड्रंक था। वो जोंग से कहता है कि वो उसके लिए अपनी सारी आदतें बदल लेगा, बस वो उसे एक चांस दे दे। ये देखने के बाद जोंग अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ वो उन्हें देंग को अपने पास बुलाकर ड्रिंक कराने से मना करती है। पर डैड उससे उसकी बात करने लग जाते हैं कि वो तुम्हारे लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है, तो तुम अपना फैसला बदल दो। लेकिन वो कहती है कि देंग हर बार यही कहते हैं और कभी भी नहीं बदलता, इसलिए मैंने डिवोर्स लॉयर से बात कर ली है और अगर उसने डिवोर्स के लिए मना किया तो मैं उस पर केस कर दूंगी। जिससे डैड गुस्सा होकर चले जाते हैं और जोंग भी चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जोंग देंग को मैसेज करके डिनर के लिए घर पर बुलाती है। अब जब जोंग सामान लेकर घर पर पहुँचती है तो देखती है कि टेबल पर फ्लावर्स रखे हुए हैं। तभी देंग उसके सामने आता है, जो अभी नहा कर आया था। जोंग समझ जाती है कि उसने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है, तो वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया था कि तुम खाने के लिए मेरे पेरेंट्स को परेशान करना बंद करो। तुम कोई बच्चे नहीं हो जो कि अपने लिए खाना भी ऑर्डर नहीं कर सको। जो सुनकर वो एक बार फिर से बहस शुरू कर देता है और उसे वार्न करता है
कि अगर वो ऐसे ही करती रहेगी तो वो यहाँ से चला जाएगा, जो सुनकर वो भी उसे नहीं रोकती और जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं। जब वो लेट नाइट घर पर आती है तो देखती है कि गाँव अभी तक जगा हुआ था। वो उससे प्रमोशन वाली बात पूछता है क्योंकि चाइजिन ने उसे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। इसीलिए गाँव पूछता है कि तुमने अभी तक इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो बताती है कि मैं अभी इस बारे में सोचा नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, जोंग डिवोर्स ले रही है, नान की शादी होने वाली है और तुम भी अपने इंस्टीट्यूट में ही रहने वाले हो ग्रेजुएशन के बाद। इस पर गाँव बोलता है कि अगर तुम्हारा कंसर्न बाकी लोगों को लेकर है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम मेरी वजह से ये अपॉर्चुनिटी जाने दे रही हो तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वरना तुम्हारे पेरेंट्स सोचेंगे कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हूँ। शियान अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि गाँव का प्लान इसी इंस्टीट्यूट में रहने का था, जिस पर गाँव उसे समझाता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी उसे बार बार नहीं मिलेगी। बात रही तुम्हारे पेरेंट्स की, तो नान भी अब अपनी फैमिली शुरू कर रही है तो उनका ख्याल रख सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शियान चाइजिन से मिलकर उससे पूछते हैं कि तुमने गाँव को कॉल क्यों किया। वो बताता है कि ये सब उसने उसी के लिए किया क्योंकि वो उससे बात करने में घबरा रही थी, लेकिन चाइजिन का ये तरीका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस पर वो कहता है कि हम कलीग से ज़्यादा अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र थी। अभी तुम्हारी जो सिचुएशन है उसमें तुम फैमिली एक्सपेंसेस भला कैसे हैंडल कर पाओगी, लेकिन अगर वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है तो उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। जिसके बाद वो उसे रेडी रहने के लिए कहता है क्योंकि हेडक्वार्टर से सर्वे के लिए कुछ लोग आएंगे जो कि उसे या फिर सुनियंग को चुन सकते हैं इस पोस्ट के लिए। दूसरी तरफ हम देंग को देखते हैं जो कि अपनी आइज़ का चेकअप करवा कर जब वापस आ रहा था तो उसे जोंग की मॉम वहाँ पर मिल जाती है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर अपनी एक कलीग से मिलने के लिए आई थी, लेकिन तभी चेकअप के लिए उनका नाम लिया जाता है, जिसका मतलब वो झूठ कह रही थी। फिर वो देंग को बताती है कि उनके बाल काफ़ी टूट रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आई थी और ये बात वो उसे किसी से बताने से मना करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शियान गाँव और बच्चों के साथ अपने मॉम डैड के पास आती हैं, जिन्हें देखकर मॉम डैड काफ़ी खुश होते हैं। शियान डैड को यहाँ पर अपने प्रमोशन वाली बात बताती हैं, जिसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो उनसे मिलने के लिए अब कम आ पाएगी। ये सुनकर डैड काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, पर वो इस बात से खुश भी थे कि वो अपने करियर में आगे बढ़ रही है, लेकिन वो उसे गाँव के बारे में सोचने के लिए भी कहते हैं। तो वो उन्हें बताती है कि ये डिसीजन उन्होंने मिलकर ही लिया है। फिर वो दिन आ जाता है जब शियान का सिलेक्शन होने वाला था। उस दिन रेडी होकर जब वो जा रही थी तो वो काफ़ी नर्वस लग रही थी, जो देखकर गाँव उसे हक कर लेता है और उसे चेयर अप करता है कि वो ये कर लेगी। जैसे अब शियान ऑफिस पहुंचकर अपनी प्रेजेंटेशन वाली हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर रही थी तो उसमें बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए वो गाँव को मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल देखने के बाद भी वो उसे पिक नहीं करता। शियान उसे मैसेज करके घर से ओरिजिनल फाइल भेजने के लिए कहती है जो कि उसके पीसी में थी, पर इस पर वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अंदर सभी लोग शियान के प्रेजेंटेशन का वेट कर रहे थे, पर उसके पास फाइल ही नहीं थी। तभी चाइजिन शियान को मैसेज करता है, ये सभी लोग हेडक्वार्टर से आए हैं, हम इन्हें ज़्यादा देर वेट नहीं करवा सकते। ये देखने के बाद वो और भी टेंशन में आ जाती है। फिर अब शियान मीटिंग में आकर सभी को बताती है कि उसकी हार्ड ड्राइव डैमेज हो गई है, जिसमें सारी फाइल और प्रेजेंटेशन थी, पर फिर भी वो किसी तरीके से अपना प्रोजेक्ट सभी को एक्सप्लेन करना शुरू करती है। यहाँ पर हम पिछली रात का सीन देखते हैं जब गाँव अपने डेस्क पर काम कर रहा था तो वो गलती से हार्ड ड्राइव पानी में गिरा देता है, लेकिन ये बात वो उसे नहीं बताता। वहीं मीटिंग में शियान अपनी प्रेजेंटेशन ना होने के बावजूद सभी को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती है और उन्हें काफ़ी पसंद आता है, जिसके लिए सभी लोग तालियां बजाते हैं। लंच टाइम में फिर गाओ शियान को कॉल करके उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो उदास होकर बताती है कि काफ़ी चीज़ें खराब हुई, पर उसने अपनी पूरी कोशिश की है और अगर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है तब भी कोई बात नहीं। तभी चाइजिन वहाँ पर आता है, इसलिए शियान कॉल कट कर देती है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन सुनियंग के मुकाबले काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी सभी को यकीन हो गया है कि तुम मैनेजमेंट लेवल पर अच्छा काम करोगी। मगर अब शियान और सोनियो को सेम वोट्स मिले थे, इसलिए सब कुछ चाइजिन के हाथ में ही था कि वो किसे रिकमेंड करेगा, और वो यहाँ पर शियान से पूछने के लिए आया था कि वो क्या चाहती है। इस पर यह चीज़ वो गाँव को भी बताती है, लेकिन वो खुश नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हम देंग को देखते हैं जो कि जोंग को मैसेज करता है। वो उसे बता देता है कि वो उसकी मॉम से हॉस्पिटल में मिला था, जो कि हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर आई थी, पर उन्होंने ये बात किसी को बताने से मना किया। ये मैसेज देखकर वो घबरा जाती है। वो अब तुरंत ही मॉम के पास चली जाती है, इस बारे में बात करती हैं तो मॉम उसे बताती है कि उन्हें लग रहा है कि आंटी से हेयर ट्रीटमेंट लेने के बाद उनके बाल काफ़ी टूट रहे हैं, बस इसीलिए वो हॉस्पिटल गई थी। इतने में डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें जब सारी बात पता चलती है तो वो आंटी के सैलून में पहुँच जाते हैं और उनसे इस बारे में लड़ने लग जाते हैं कि उनके
खराब प्रोडक्ट की वजह से मॉम के बाल टूट रहे हैं, जिस पर सफाई देते हुए वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो भी तो सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। फिर वो कहती है कि हो सकता है प्रॉब्लम उन्हीं के साथ हो, क्योंकि डैड के साथ काम करने वाले की वाइफ की भी सेम सिचुएशन थी और जब उन्होंने चेकअप करवाया तो उन्हें कैंसर के बारे में पता चला, जिस पर डैड गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद डैड मॉम से कहते हैं कि कल वो उन्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इससे उनकी बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो। डैड उन्हें हिम्मत देते हैं कि वो उनके साथ है और उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि शान को इसके बारे में पता चल जाता है। वो मॉम के लिए एंटी हेयर लॉस शैम्पू लेकर आती हैं। फिर मॉम उसे कुछ गर्म कपड़े देती है क्योंकि प्रमोशन के बाद जब वो दूसरे शहर जाएगी तो वहाँ पर काफ़ी ठंडी होगी। तभी डैड अपनी बहनों को वीडियो कॉल करते हैं जो कि ट्रिप पर गई हुई थी। जिस बीच वो डैड को मॉम की मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कहते हैं। तभी डैड देखते हैं कि मॉम स्टेयर्स के पास बेहोश हो गई थी, जिन्हें वो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। जहाँ पर जोंग जब पहुँचती है तो देखती है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है। शान उसे बताती है कि मॉम को जियांग ने यहाँ पर भिजवाया है। अभी तक जो भी टेस्ट हुए थे उसमें कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई है, इसलिए अभी वो मॉम को कुछ दिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। पर शान यहाँ पर जोंग से पूछती है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई कि मॉम हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई थी। तो बताती है कि उसे बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो प्रमोशन के लिए काम कर रही थी। जोंग का ये जवाब सुनकर शान हैरान हो जाती है कि वो उससे ऐसे क्यों बात कर रही है। तो जोंग बोलती है कि क्योंकि तुम कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और उनका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बन गई, जबकि वो मुझसे ज़्यादा तुम दोनों से प्यार करती हैं। जिनकी ये बातें मोहम्मद अंदर से सुन रही थी। शान उसे अब जब समझाने की कोशिश करने लग जाती है तो जोंग उसे ये कहकर चली जाती है कि अब से मुझे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व मत करना। जिसके बाद शान मॉम के पास जाती है, जिन्हें वो समझाती है कि इस एज में उनके साथ ये सब होना नॉर्मल है। अगर आप पहले ही हमें बता देती तो हम आपका चेकअप करवा देते। लेकिन मामू से जोंग के साथ हुई आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछती है, जिस पर शियान काफ़ी गुस्सा थी। तो मामू से समझाती है कि वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उससे इस तरीके से नाराज़ नहीं होना चाहिए। मॉम बताती है कि जब शियान ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो जोंग काफ़ी रोई थी क्योंकि वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। यही बात है कि वो शियान के प्रमोशन से खुश नहीं है क्योंकि वो उससे दूर चली जाएगी। शान फिर रूम के बाहर आती है। जोंग अभी तक वहीं पर बैठी हुई थी, पर उसे देखते ही वो जाने लगती है। शान उसे रोकती है और बताती है कि प्रमोशन के बाद वो मॉम डैड को अपने साथ शेंजन ले जाएगी। जो सुनकर जोंग हैरान होती है और कहती है कि उन्हें वहाँ पर अडॉप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो शान कहती है कि अगर वो यहाँ पर रहे तो फिर तुम पर बर्डन रहेगा। इसलिए वो जोंग से पूछती है कि क्या वो शेंजन जाने का प्लान कैंसिल कर दे, जिसके लिए जोंग उसे मना करती है क्योंकि यह अच्छा चांस है। ये सुनकर शान उसे चिढ़ाने लग जाती है कि मॉम से मुझे पता चला कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती और मेरे यूनिवर्सिटी जाने के बाद रोई भी थी। इस पर वो हंसी नहीं रोक पाती, मतलब कि अब वो उसे नाराज़ नहीं थी। फिर शानू से उसके डिवोर्स का प्लान पूछती है, पर जोंग ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं था। इतने में नान भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिससे बिना मिले ही जोंग वहाँ से चली जाती है। तभी शान नान को 30,000 युआन ट्रांसफ़र करती है ताकि वो जोंग को हॉस्पिटल बिल लौटा सके। इस पर नानू से मना करती है कि वो हमारी फैमिली बनने वाला है तो उसे मदद करने दो ना। पर शान ये कहकर मना कर देती है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तब तक उन्हें चीज़ें सॉर्टेड ही रहने देनी चाहिए। जिसके बाद वो भी चली जाती है। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं, जो कि कहीं बाहर था और वो एक्सीडेंटली वहाँ एक होटल में लीशू से मिलता है, जिसे उसने एक दिन ड्रॉप किया था। वो वहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। कॉबी उसे बताता है कि वो भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ही आया है। इसके बाद वो उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलता है तो लीशू उसे उसके फ्रेंड के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि किसी काम की वजह से वो पहले ही चले गए हैं, लेकिन लीशू उसका झूठ पकड़ लेती है और समझाती है कि वो दुखी और यहाँ पर अकेले में कुछ टाइम बिताने के लिए आया है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर शान से ये झूठ कहा था कि उसके सीनियर ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में उसके लिए एप्लीकेशन दी थी जॉब के लिए, जिसके इंटरव्यू का बोलकर वो यहाँ पर आ गया था। कॉफी लीशू से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। इस पर वो उसे पहले बताती है कि जूनियर्स उसके बारे में काफ़ी बातें करते हैं, पर एक प्रॉब्लम थी कि उसने काफ़ी जल्दी शादी कर ली। जिसके बाद गाओ जब यहाँ से चेकआउट करने के लिए सामान पैक कर रहा था तो वो अपनी टी शर्ट यहीं पर छोड़ देता है। जब वो घर पहुँचता है तो शान उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है। इस पर वो बता देता है कि सब कुछ अच्छा हुआ। फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है, पर तभी गाओ को एक नंबर से कॉल आता है। गाओ शान को उसे पिक करने के लिए कह देता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो शान काफ़ी परेशान बैठी हुई थी। उसके पूछने पर शान बताती है कि जहाँ पर उसने स्टे किया था वहाँ के स्टाफ का कॉल आया कि वो अपना सामान भूल गया है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो हांगकांग नहीं गया था। गाओ उसे बताता है कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी और वो उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शान को शेंजन जाने में कोई प्रॉब्लम हो। अगर वो उसे बताता है कि उसने भी हमेशा से यही चाहा है कि उसके पास एक स्टेबल जॉब हो,
पर अब जब उसे उसके साथ शेंजन जाना पड़ेगा तो वहाँ वो क्या ही करेगा, क्योंकि उसका सब कुछ तो यहीं पर है और वो अपनी फैमिली पर बर्डन नहीं बनना चाहता। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो शान को शेंजन जाने से रोकने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। तो शान उसे समझाती है कि वो फैमिली पर बर्डन नहीं है, उन्हें उसकी ज़रूरत है। अगर उनकी लाइफ ऑर्डिनरी भी है तब भी वो खुश है क्योंकि उसकी फैमिली साथ में है। अगले दिन शान अब मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और उन्हें ये सारी बात बताती है। इस पर मॉम उसे कहती है कि नए शहर में जाना तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी जहाँ पर तुम्हें खुद को एडजस्ट करना होगा। वो गाँव की तारीफ भी करती है कि वो उसे कितना सपोर्ट करता है, लेकिन मॉम इस बात से दुखी थी कि उनकी बेटी जो कभी भी उनसे मिलने के लिए आ जाया करती थी वो काफ़ी दूर जा रही है। वो शान से कहती है कि हमें जब भी मिलने का मन होगा तो हम खुद ही आ जाया करेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर शान रोते हुए उन्हें हक कर लेती है क्योंकि उसे भी उनसे दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जिन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि मॉम को किडनी स्टोन है, पर कंडीशन उतनी सीरियस नहीं है। लेकिन जो चीज़ उन्हें परेशान कर रही है वो है डिप्रेशन, इसीलिए फैमिली मेम्बर्स को उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। शाम को अब शान फिर जाकर चाइजन से मिलती है और कहती है ये प्रमोशन वो सनयंग को दे दे। ये सुनकर चाइजन हैरान होता है, पर शान बताती है कि इस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी सोचा, उसके लिए उसकी फैमिली प्रायोरिटी है। यहाँ तक कि जब उसने यूनिवर्सिटी चूज़ की थी वो भी उसके घर के पास ही थी ताकि उसे अपनी फैमिली से दूर ना जाना पड़े। जो सुनने के बाद चाइजन उसे इतना कहता है कि उसे इस फैसले से खुशियाँ मिले। इसके बाद शान घर पर वापस आती है और देखती है कि गाँव सोफे पर ही सो गया था, जिसे उठाने के बाद वो उसे शेंजन ना जाने वाला अपना फैसला बताती है और उसका कारण वो अपनी फैमिली बताती है जिनसे वो दूर नहीं जा सकती। इस फैसले के बाद गाँव अपनी रिसर्च जारी रख सकता है और वो सभी अब से यहीं पर रहेंगे, जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहता है इतना सोचने के लिए। तो शान कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे सोने के लिए कहकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि नान फैमिली ग्रुप में अपनी और जियांग की एक साथ एंगेजमेंट वाली फ़ोटो डालती है, जिसके लिए सभी काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर डैड शान से मिलकर उसे बताते हैं कि नान चाहती हैं कि हम कल जियांग की फैमिली से मिलें, जिसके लिए वो कोई गिफ्ट लेना चाहते थे। तो शान उन्हें बताती है कि वो पहले ही गिफ्ट सोच चुकी हैं। फिर डैड बताते हैं कि नान की अंकल की एक विश थी कि जब नान की शादी हो तो उसे एक ट्रेडिशनल ड्रेस गिफ्ट दी जाए, इसीलिए डैड अंकल की उस विश को पूरा करना चाहते थे, जिसके लिए शान भी मान जाती है। लेकिन डैड की एक और विश थी कि उन्होंने उसकी और जैंग की शादी पर 2 लाख युआन गिफ्ट दिए थे, पर नान की शादी में देने के लिए उनके पास उतनी सेविंग नहीं थी, जिनकी बात शान समझ जाती है और कहती है कि वो ये हैंडल कर लेगी। इस पर डैड खुश हो जाते हैं। फिर शान उन्हें अपनी प्रमोशन ना लेने वाली बात बताती है, जिस पर पहले तो डैड हैरान होते हैं लेकिन फिर उसके फैसलों को सपोर्ट भी करते हैं। सीन अब गाँव पर आता है, जो कि अपने इंस्टीट्यूट से जब जा रहा था तब लीशु उसे पीछे से आवाज़ देकर रोकती है। उसके पास जाने के बाद वो बताती हैं कि फैकल्टी ने जो नोटिस इशू किया था उसमें गाँव का नाम इस साल के ट्रायल लेक्चर में नहीं था। ये सुनने के बाद वो काफ़ी हैरान होता है और इस बारे में अपने सीनियर से पूछता है। इस पर वो उसे बताते हैं कि रूल के हिसाब से फर्स्ट डिग्री वाले PhD स्टूडेंट्स ही इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं और गाँव भी अंडर ग्रेजुएट है और रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। सीनियर उसे हिम्मत देते हैं कि वो काफ़ी काबिल है और उसे कहीं ना कहीं और जगह मिल ही जाएगी, लेकिन इस सब से वो काफ़ी टूट जाता है। तब लीशु एक बार फिर उसके पास आती है और उसे जूस देती है ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जिसे उसके बच्चों के स्कूल से फ़ोन आता है कि उन्हें पिक करने के लिए कोई भी नहीं आया। तो शियान गाँव को कॉल करती है, जो कि लीशु के साथ में था। वो शियान का कॉल देखने के बाद भी पिक नहीं करता। ये देखकर लीशु उसे कहती है कि कोई ज़रूरी काम होगा। इस पर वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल से लेकर आना होगा। गाँव अब कॉल नहीं उठा रहा था तो शियान किसी और को बच्चों को लेने के लिए भेज देती है और फिर गाँव की कार की लोकेशन चेक करती है, जिसके बाद उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं हम गाँव को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में था रिजेक्ट होने की वजह से। अब जब शियान वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि गाँव वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। उसे कॉल ना उठाने का कारण पूछती है तो वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी जगह किसी और को दे दी गई है और वो झूठा रीज़न बताता है कि उसने हांगकांग की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। जो बातें उन्हें पता चल गई, उसने उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश की पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब गाँव काफ़ी पछता रहा था कि उसकी वजह से शियान अपना प्रमोशन नहीं ले पाए और उसके हाथ से भी अपॉर्चुनिटी चली गई। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं, जो कि जियांग के घर में जब आती है तो वहाँ पर उसकी बहन थी, जिसे नान बताती है कि जियांग ने आज उसे यहाँ डिनर के लिए बुलाया था। नान जैसे ही टेबल देखती है तो वहाँ पर वेडिंग की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी और ये सब जियांग की बहन देख रही थी, क्योंकि इसी महीने शादी है। ये सुनकर नान काफ़ी हैरान हो जाती है कि इस महीने, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब जियांग जब आता है तो तीनों खाने के लिए साथ में बैठ जाते हैं। डिशेस में ऐसी चीज़ें थी जो कि नान को पसंद नहीं थी। इस पर जिया माफ़ी मांगती है
कि वो कुक को नान की पसंद नापसंद के बारे में बताना भूल ही गई थी। तो जियांग कुक से नान के लिए दूसरा सूप बनवाता है। फिर नान जियांग से इस महीने होने वाली उनकी शादी के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। जियांग कहता है कि वो उसे डिस्कस करने ही वाला था, वो जल्दी इसीलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी में काफ़ी प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होने वाले हैं, तो उसे डर है कि वो इस सब के लिए फिर से टाइम नहीं निकाल पाएगा। लेकिन नान के लिए ये सब काफ़ी जल्दी हो रहा था और पेरेंट्स इसके लिए मानेंगे या फिर नहीं, उन्हें अभी ये भी नहीं पता था। तो जियांग पहले उसे इसके लिए एग्री होने को कहता है। बीच में फिर जिया जब नान को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, तभी जियांग उसे बार बार रोक दे रहा था। नान बोलती है कि जिस तरह इतना जल्दी वो दोनों ही मिलकर सब कुछ डिसाइड कर लिया है वो सही नहीं था। इस पर जियांग उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब से वो हर चीज़ उससे डिस्कस करेगा, पर जिया उसे खुश नहीं लग रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि मॉम और डैड जियांग की फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी शियान गाओ और बच्चों के साथ वहाँ पर आती है, जहाँ डैड जब गाओ से उसके काम के बारे में पूछते हैं तो उसकी तरफ से शियान जवाब देती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। इतने में जोंग भी आती है, जिसके पीछे पीछे दोंग भी वहाँ पर आ जाता है। जोंग उसे देखकर हैरान थे, तो डैड कहते हैं कि मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है। जोंग फिर जाने लगती है तो डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि नान का स्पेशल डे है, तो पूरी फैमिली का होना यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन वो फिर भी चली जाती है तो शियान उसके पीछे जाती है, जहाँ जोंग उसे कहती है कि वो दोंग को देखना नहीं चाहती और उसके सामने वो उसके साथ अच्छे कपल होने का दिखावा नहीं कर सकती। इससे जियांग के सामने फैमिली का इंप्रेशन ही डाउन होगा। इतने में उन्हें लेने के लिए कार आ जाती है, जिसके बाद जोंग जानबूझकर ऐसी सीटिंग करती है कि सिर्फ दोंग ही बाहर रह जाता है। तभी उसे जोंग का मैसेज आता है, जिसे उसने पीछे आने के लिए मना कर दिया था। वहीं वो लोग जब जियांग के घर पहुंचते हैं तो जियांग नान और जिया के साथ उनका वेलकम करता है। अंदर आने के बाद जिया सभी को अपने भाई की पसंदीदा टी सर्व करती है। जोंग देखती है कि उसने जो ब्रेसलेट डाला था वो जिया की ब्रेसलेट से मैच करता है, तो उसे चुपके से निकाल देती है। जो चीज़ जिया भी देख लेती है। वे सभी शादी की बात करने लग जाते हैं कि इसे लो प्रोफाइल ही रखा जाएगा। फिर जियांग और नान बताते हैं कि वो ये शादी 2 ही हफ्तों में करना चाहते हैं, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना जल्दी क्यों। और मॉम को यहाँ पर लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है इसीलिए, पर नान मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जियांग बताता है कि वो कुछ टाइम में काम में बिजी हो जाएगा, इसलिए वो पहले शादी करना चाहता है। मॉम को यहाँ पर फिक्र हो रही थी कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। तो जिया यहाँ पर अपने पैसों की पावर दिखाते हुए कहती है कि वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। उसने वेडिंग प्लानर को भी यूएस से बुलवाया है ताकि सब कुछ बढ़िया रहे। जिसकी बातें सुनकर सभी लोगों के साथ उसका भाई भी परेशान हो रहा था। तभी केयरटेकर वहाँ पर आकर बताती है कि कोई देंग नाम का पर्सन बुके लेकर आए हैं, जो सुनकर जोंग हैरान हो जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आ गया। जिया अब जब जाकर देखती है तो वो उसे कोई नॉर्मल डिलीवरी पर्सन समझती है। देंग उसे ट्रॉली मांगता है क्योंकि बुके काफ़ी बड़ा है, पर वो मना करके अंदर चली जाती है। देंग अब ड्राइवर को ज़्यादा पैसे देकर उस बुके को अनलोड करने में हेल्प मांगता है, लेकिन गलती से वो अंदर एक वाज गिरा देता है। ये देखकर जिया उन पर काफ़ी गुस्सा करती है और जब बताती है कि ये 4 लाख युआन का है तो ड्राइवर देंग से अपने पैसे लिए बिना ही चला जाता है। आवाज़ सुनकर जब नान और जोंग आकर देखते हैं तो नान जिया को देंग के बारे में बताती है कि ये जोंग का हस्बैंड है। लेकिन जिया तो उस वाज को लेकर काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि इसे एक बड़े आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाया था। तभी जियांग भी वहाँ पर आ जाता है, जो सब कुछ देखने के बाद जिया को शांत होने के लिए कहता है। वहीं मॉम डैड नीचे से ये सुनकर हैरान होते हैं कि इतना कॉस्टली वाज देंग ने तोड़ दिया, पर जियांग काफ़ी शांत नेचर का था, इसीलिए वो इस बार में भूल कर सभी को खाने के लिए कहता है। लेकिन जोंग वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो देंग के साथ यहाँ पर नहीं रुक सकती थी, पर शान उसे मनाती है कि वो यहाँ पर सबको क्या बताएगी और उसे कुछ टाइम रुकने के लिए कहती है। डिनर टेबल पर अब जब सभी लोग साथ होते हैं तब जियांग नान और उसकी फैमिली को थैंक्स कहता है, उसे भी अपनी फैमिली का पार्ट बनाने के लिए। इसके बाद जिया उनकी फैमिली के लिए ऐसी ऐसी डिशेस बनवाती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तभी उनके बीच दोंग खड़ा हो जाता है, जो कि काफ़ी ड्रिंक कर चुका था। वो जियांग और नान को उनके फ्यूचर के लिए हैप्पीनेस विश करता है, जिसे जोंग और ड्रिंक करने से मना कर रही थी, पर वो उसकी बात नहीं मानता। जिस बीच गलती से ड्रिंक जिया के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और खुद को क्लीन करने चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग का ड्राइवर जोंग और देंग को उनके घर ड्रॉप करता है, जहाँ पर जोंग उस पर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुमने हमारी पूरी फैमिली को एम्बैरस कर दिया। इसीलिए वो सेम वैसा ही वाज जिया के लिए लेकर आने के लिए बोलती है।
तो देंग उसे ओन की तरफ से दिया हुआ कैश दे देता है जो कि 1 लाख युआन था और कहता है कि इसमें मेरा भी शेयर है। पर जोंग मना कर देती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे डिवोर्स देने से मना किया तो मैं नान की शादी के बाद तुम पर केस कर दूंगी। दूसरी तरफ हम मॉम डैड को देखते हैं जो कि काफ़ी एम्बैरस फील कर रहे थे जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था उसकी वजह से। मॉम टेंशन में थी कि अगर उन्होंने कंपनसेट नहीं किया तो कहीं वो नान के लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। डैड टेंशन में थी कि जिया को मनाएंगे कैसे क्योंकि वो काफ़ी एरोगेंट है। तभी डैड मॉम को अपने साथ एटीएम लेकर जाते हैं बैंक बैलेंस चेक करने के लिए, पर उनकी होश उड़ जाते हैं जब वो अपना बैलेंस देखते हैं। उसमें करीब 6 मिलियन थे। ये देखने के बाद वो हैरान थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर फिलहाल वो यहाँ से चले जाते हैं। सीन अब चियांग पर आता है जो नान को बताता है कि उसे आज फैमिली के साथ काफ़ी मज़ा आया क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अपनी बहन के साथ में ही था और आज उसकी फैमिली से मिलकर उसे अपना सा लगा। इसलिए वो नान से कहता है कि शादी के बाद हर वीकेंड वो मॉम डैड के घर पर चलेंगे। तो सुनकर वो खुश हो जाती है, लेकिन वो अभी उसी बात के बारे में सोच रही थी जो कि देंग से टूटा था। जब इसके बारे में वो जियांग से बात करती है तो वो उसे कहता है कि टेंशन मत लो, वो वाज डुप्लीकेट था। जिया को हमेशा से लगता है कि वो असली है। अगर ऐसा होता तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगता है। ये जानने के बाद नान चैन की सांस लेती है। दूसरी तरफ जोंग अपना वो ब्रेसलेट ढूंढ रही थी जो कि उसने थोड़ी देर के लिए निकाल लिया था, लेकिन अब वो उसे कहीं गिर गया था। तेंग बोलता है कि वो उनके घर पर या फिर कार में रह गया होगा, लेकिन जोंग गुस्सा होकर अंदर चली जाती है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव था और वो नान को इसे ढूंढने के लिए कहती है। नान भी उसे हर तरफ ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे नहीं मिलता, जो सब जिया वहाँ पर बैठकर देख रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि नान जोंग को मिलकर उसे उसका ब्रेसलेट लौटाती है और बताती है कि उसे ढूंढने में जिया ने मदद की, पर जोंग देखते ही पहचान जाती है कि ये नकली है और वो नान को जिया से सावधान रहने की एडवाइस देती है क्योंकि उसे वो बुरी लगी है। जोंग इस बारे में उसे जिया से बात करने के लिए मना करती है, पर नान इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो जिया के पास चली जाती है जहाँ वो जिया से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो बोलती है कि किसे पता कि तुम्हारी बहन के पास जो ब्रेसलेट था वो असली था या फिर नहीं। नान उसे बताती है कि वो वेडिंग गिफ्ट था जो कि शान ने उसे दिया था, लेकिन जिया यकीन नहीं करती और कहती है कि ज़रूर उसे मेरा असली ब्रेसलेट चाहिए होगा, इसलिए वो ये सब नाटक कर रही है। इस पर नान भी उसे ही कह देती है कि तुमसे ये देखा नहीं गया ना कि मेरी बहन के पास तुम्हारे जैसा ब्रेसलेट है। उनकी बहस अभी यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, तभी केयर टेकर आकर बताती है कि वेडिंग प्लानर आ गए हैं जिसे जिया ने बुलवाया था। लेकिन नान बोलती है कि ये मेरी शादी है तो सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा और वो खुद ही वेडिंग प्लानर से बात करने के लिए चली जाती है। सीरम मॉम डैड पर आता है जो कि जोंग और शियान को बताते हैं कि जियांग ने उन्हें काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया है जब वो उसे लौटाना चाहते हैं। शियान के हिसाब से वो पैसे जियांग ने इसीलिए दिए थे ताकि हम उनसे नान की शादी की डाउरी का सामान खरीद सके, ताकि उसके सर्कल में हमारी रेपुटेशन बनी रहे। लेकिन डैड उसके पैसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम जो अफोर्ड कर सकते हैं वही उन्हें देंगे और जियांग के पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे, बल्कि वो लोग अपने होम टाउन में एक और वेडिंग भी अरेंज करेंगे। इतने में नान वहाँ पर आती है, जिसे जब सारी बात पता चलती है तो बताती है कि जियांग की फैमिली में सिर्फ उनकी बहन ही है और अगर वो यहाँ पर आकर हमारे रिलेटिव से मिलेगी तो उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन डैड बोलते हैं कि वो उसे ग्रैंड वेडिंग देना चाहते हैं, पर नान का कहना था कि ब्राइड साइड के अगर इतने सारे लोग होंगे और ग्रूम साइड का सिर्फ एक तो कितना अजीब लगेगा। जिसके बाद सभी को सही लगती है सिवाय डैड के, इसलिए वो नाराज़ होकर अंदर चले जाते हैं। फिर तीनों सिस्टर जाते वक्त वेडिंग प्लान कर रही थी कि नान की शादी कैसी होनी चाहिए और उसे क्या पहनना है। शान फिर जब अपने ऑफिस पहुंचती है तब चाइजन उसे गाँव का रिज्यूम मांगता है क्योंकि फ्यूजन फैसिलिटी ऑफ मेडिसिन उनकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर शियान काफ़ी खुश हो जाती है। घर आकर जब वो ये बात गाँव को बताती है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। शियान उसे बताती है कि अभी वो फ्यूजन से मीटिंग करने जा रही है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो चाइजन उसे बताता है कि उसका फ्रेंड यहाँ पर नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो बताता है कि उन्हें गाँव की अंडर ग्रेजुएट डिग्री अच्छी नहीं लगी और उसके फ्रेंड के लिए उसे रिकमेंड कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो शियान को गाँव को स्कूल्स में ट्राई करने के लिए कहता है जहाँ उसे जॉब मिल सके, पर गाँव के रिजेक्शन से वो काफ़ी अपसेट थी। तो वो आइडिया देता है कि क्यों ना हम उसके लिए ट्रायल लेक्चर अरेंज करवाएं जिसमें उसे खुद को प्रूव करना होगा। घर आकर जब वो गाँव को ये बताती है कि उसके लिए वो ट्रायल लेक्चर जल्दी अरेंज करेंगे तो वो खुशी के मारे उसे उठा लेता है और उसे थैंक्स कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डैड गेस्ट की लंबी लिस्ट तैयार कर रहे थे जिन्हें मॉम कम करने के लिए कहती हैं क्योंकि नान से कल उनकी बात हुई थी। लेकिन डैड कहते हैं कि अगर ऐसा है
तो वो यहाँ पर एक और ग्रैंड वेडिंग अरेंज करेंगे जिसमें सिर्फ हमारी साइड से लोग होंगे। इतने में डैड की बहन आती है, जिन्हें मॉम जब सारी बात बताती हैं तो वो डैड को समझाने लगते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते। आंटी फिर मॉम से नान की बात करने लग जाती हैं कि उसकी शादी के लिए वही हेयर स्टाइल डिसाइड करेंगे, क्योंकि जोंग का भी उन्होंने ये किया था। इस पर डैड उन्हें साफ साफ मना कर देते और कहते हैं कि वो अलग है। इतने में जोंग वहाँ पर आती है और आंटी से कहती है कि नान का हस्बैंड काफ़ी रिच है, तो वो कोई बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट ही लेकर आएंगे। और वो डैड की बात से नाराज़ होकर चली जाती है कि उनके लिए वो और नान अलग है, जिसे समझाने के लिए मॉम उसके पीछे जाती है। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नान उनकी खुद की बेटी नहीं है। नान के पेरेंट्स उसके बचपन में ही मर गए थे, लेकिन जोंग के डैड ने उसे अपनी बेटी की तरह बड़ा किया है। तब जोंग एक पुरानी बात करती है कि जब आप लोग मुझे विलेज से वापस लेकर आए थे तो मुझे लगा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लाए होंगे, जो कि आने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस फैमिली में बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। इस पर मामू से बताती हैं कि उस दिन नान का बर्थडे था और हमने उसके पेरेंट्स को जल्दी आने के लिए कहा था। उसी बीच उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्होंने किसी का भी बर्थडे नहीं मनाया था। इस पर जोंग कहती है कि मैं सब कुछ अच्छे से समझती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं भी बच्ची ही थी ना। आपने अपना गिल्ट कम करने के लिए नान को बड़ा करने का फैसला किया, पर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मुझे विलेज में भेज दिया। यहाँ तक भी वो सिचुएशन समझ रही थी, पर जब वो वापस आई तब फैमिली से उसे कभी वैसा अटेंशन नहीं मिला जो कि उसे मिलना चाहिए था। इस दौरान उसे कितना कुछ सहना पड़ा सिर्फ वही जानती है। मॉम डैड ने हमेशा उसे और नान को अलग ट्रीट किया, जो बात कहते हुए रोने लग जाती है। नान को हमेशा उसे अच्छा ट्रीट किया गया, अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना, सब कुछ उसे मिला, जो कि शायद अगर उन्हें बराबर मिलता तो आज जोंग की लाइफ कुछ और होती। फिर हम नान को देखते हैं जो कि वर्कशॉप पर काम कर रही थी। वो एक ग्लास का वाज बनाकर जिया को देती है, पर इसे देखकर वो कहती है कि ये तो काफ़ी चीप लग रहा है। नान बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शादी में आ रहे मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड को तुम एक्स्ट्रा रेड एनवेलप दे देना। इसके बाद जिया उससे पूछती है कि ब्रेसलेट वाली बात तुमने जियांग को क्यों नहीं बताई, हो सकता है कि वो तुम्हें इसे महंगी गिफ्ट कर देता। जिसकी ऐसी बातें सुनकर नानू से बोलती है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं तो सोच रही थी कि हम एक ही रूफ के नीचे रहने वाले हैं, तो चीज़ें सॉर्टेड रहनी चाहिए। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हूँ तो जाकर इस बारे में खुद ही अपने भाई से बात कर लो। इतना कहकर वो चली जाती है। बाद में हम मॉम को देखते हैं जो कि जोंग के घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जोंग जब वहाँ पर आती है तो उन्हें देखकर हैरान होती है और उनके पूछने पर मॉम बताती हैं कि मैं बस यही कहने के लिए आई थी कि अगर तुमने डिवोर्स के बारे में सोच ही लिया है तो तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। तो जोंग यही बात उन्हें डैड के सामने कहने के लिए कहती है। इस पर वो बताती है कि तुम्हारे डैड पुराने ख्यालातों के हैं, जिन्हें लोगों की बातों की ज़्यादा परवाह है, पर तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं रहनी चाहिए। जो सुनकर वो रोने लग जाती है। सीन अब शियान और गाँव पर आता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे थे। गाँव यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि आज उसका ट्रायल लेक्चर है और ब्रेकफास्ट के बाद वो जब जाने लगता है तो शियान उसे हक करके बेस्ट विशेस देती है। दूसरी तरफ हम मॉम डैड को देखते हैं जो कि नान की ट्रेडिशनल ड्रेस में वीडियो देख रहे थे, जो वो अपने पेरेंट्स की विश पूरी करने के लिए शादी में पहनेगी। उसे इस ड्रेस में देखकर वो दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। मॉम डैड को भी वीडियो लाइक करने के लिए कहती हैं, लेकिन वो परेशान लग रहे थे। मॉम के पूछने पर वो बताते हैं कि उन्हें डर है कि शादी के बाद जब नान चली जाएगी तो वो यहाँ पर आना बंद ना कर दे। मॉम उन्हें ज़्यादा सोचने से मना करती है, पर डैड नान से काफ़ी अटैच है। भले ही वो उनकी बेटी ना हो, पर उन्होंने उसे अपनी बेटी जैसा बड़ा किया है और उसे दूर नहीं हो सकते। जिनकी ये बातें नान बाहर से सुन लेती है और वो भी इमोशनल हो जाती है। फिर वो मॉम डैड के पास आती है और उन्हें इनविटेशन कार्ड सिखाती है और डैड को उन पर नाम लिखने के लिए कहती है, जिससे वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अंदर आने के बाद डैड नान से बोलते हैं कि उनकी वजह से नान को परेशानी हुई क्योंकि उन्होंने यहाँ भी शादी करवाने की बात की थी। इस पर नान उनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बात करते करते रोने लगती है। वो उन्हें बताती है कि वो खुद को काफ़ी लकी समझती है कि उसे उनके जैसे पेरेंट्स और सिस्टर मिली, जिसे मॉम डैड गले लगा लेते हैं। तभी हम जोंग को देखते हैं जो यहाँ पर आती हैं, पर वो उन्हें इस तरह देखकर उनसे मिले बगैर ही लौट जाती है। अब जब शियान उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है तो जोंग बताती है कि नान मॉम डैड के साथ इमोशनल मोमेंट शेयर कर रही है, तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम उन्हें ब्रिज के ऊपर देखते हैं जहाँ पर शियान जोंग से कहती है कि उसे नान की शादी में आना ही होगा क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नहीं आएगी। इस पर वो बोलती है कि नान तुमसे ज़्यादा होशियार है, उसने मुझे गिफ्ट्स रिकॉर्ड रखने का काम दे दिया है तो उसे आना ही होगा। फिर हम तीनों सिस्टर्स को बाहर खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ पर शियान नान को बताती है कि वो इतनी जल्दी शादी कर रही है
इस बात पर वो अब भी हैरान है। तो नानू ने उसकी फिक्र करने से मना करती है और बताती है कि वो जानती है कि वो दोनों उसके लिए हमेशा से ही काफ़ी प्रोटेक्टिव है। मुझे हमेशा लगा कि मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि मॉम डैड ने मुझे हमेशा तुम दोनों से अलग ट्रीट किया। मैं तुम दोनों की तरह रहना चाहती थी। तो सब कुछ बताकर वो रोने लगती है। ये देखकर जोंग उसे बोलती है कि तुम मेरी जगह खुद को रख कर देखो, डैड तुम्हें ज़्यादा मानते हैं, जबकि मुझे तो वो टॉलरेट ही नहीं कर पाते। शान भी यहाँ पर नान से बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं तो जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। ऐसे ही जोंग भी उसे ऑर्डर देने लग जाती है, जो देखकर वो उसका ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है। और जब वो उसे लेकर आती है तो काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी। रात में सीन अब दैंग पर आता है, जो कि अपनी और जोंग की शादी की वीडियो देख रहा था, पर जोंग के आते ही वो टीवी बंद कर देता है। ये देखकर जोंग उससे पूछती है कि वो ऐसा क्या ख़राब कंटेंट देख रहा था। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो जोंग को अपना सूट दिखाता है और बताता है कि इसे वो नान की शादी में पहनेगा, पर वो उसे वहाँ पर आने से मना कर देती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने जियांग के घर पूरी फैमिली को एम्बैरस किया था। तो इसका ब्लेम दैंग उसके ऊपर ये कहकर डालने लग जाता है कि तुमने अगर मुझे कार से उतारा ना होता तो ये सब कुछ होता नहीं, जिससे गुस्सा होकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि उसे ट्रायल लेक्चर बस ऐसे ही दिया गया था, जिस बात के लिए वो शियान पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो ये बात पहले से जानती थी। और वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है, जिसके पीछे शियान भी आती है। उसके पास बैठकर उससे माफ़ी मांगती है। कौ भी उससे माफ़ी मांगता है कि उसने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, जबकि कहीं ना कहीं गलती उसकी खुद की भी है। तो शियान उससे पूछती है कि क्या तुम पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्टेशन के लिए अप्लाई करोगे, जिस पर वो बोलता है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शियान जब उठती है तो गाँव तैयार होकर कहीं पर जा रहा था। उसके पूछने पर वो बताता है कि उसका एक फ्रेंड अब्रॉड जा रहा है और वो उसे सी ऑफ करने जा रहा है। शान बोलती है कि आज तो नान की शादी है। इस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद हम नान की फैमिली को देखते हैं, जो कि वेडिंग वेन्यू पर पहुंच चुके थे। वहीं जोंग सभी गिफ्ट्स की इंचार्ज थी, जिसे ये काम नान ने दिया था। दूसरी तरफ नान जब रेडी होकर जियांग के सामने आती है तो वो उसे देखता रह जाता है, पर जिया बोलती है कि ये तो काफ़ी सिंपल आउटफिट है, जिस पर डिज़ाइनर नान को और एक्सेसरी देने लग जाती है। जबकि जिया जियांग से बोलती है कि जो ड्रेस मैंने सिलेक्ट की थी वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी और इस ड्रेस में वो और कमियां बताने लग जाती है। तो जियांग उसे चुप करवा देता है और बाहर जाकर अरेंजमेंट देखने के लिए कहता है। लेकिन बाहर आने के बाद जब जिया देखती है कि उसकी साइड से जो गिफ्ट मैनेज कर रहे हैं वो जोंग के पास बैठे हैं, तो वो उनका टेबल उससे अलग कर देती है, जो चीज़ जोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो टेबल को वापस से जोड़ देती है। वो बोलती है कि नान के लिए आज काफ़ी बड़ा दिन है, तो वो कुछ भी अलग नहीं होने देगी। लेकिन उनकी बहस बढ़ने लग जाती है, जिसे सभी लोग देख रहे थे। सब हैंडल करने के लिए शेन फिलहाल जिया को यहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जिसके साथ चाइजिन भी यहाँ पर आया हुआ था। वो उसे गाँव के बारे में पूछता है, तो वो उसे बता देती है कि वो अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने गया है। वहीं हम नान को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसका वो ट्रेडिशनल ड्रेस मिल नहीं रहा है, जिसे वहाँ पर सभी लोग ढूंढने लग जाते हैं। पर नान को जब पता चलता है कि लास्ट टाइम यहाँ पर जिया आई थी, तो वो हैरान हो जाती है और उसका शक उसी पर जाता है। जियांग भी अब जिया को लेकर सभी के सामने आता है और उससे पूछता है कि ड्रेस कहाँ पर है, लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। इस पर जियांग को उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है और कहता है कि वो ड्रेस के बारे में खुद बता दे, वरना वो उसके बैंक कार्ड्स को ब्लॉक करवा देगा। लेकिन वो तब भी नहीं बताती, तो जियांग उसके सभी कार्ड सस्पेंड करवा देता है। तो जिया गुस्से में ऊपर जाकर एक बॉक्स निकालती है और उसमें उसने एक ड्रेस को काट कर छुपा दिया था, जिसे वो सभी के सामने गिराती है। ये देखकर नान को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि ये ड्रेस शादी में पहनना उसके पेरेंट्स की विश थी। जिया नान से यहाँ पर बदतमीजी करने लग जाती है, जो देखकर जियांग उसे थप्पड़ मार देता है। इस पर रोते हुए वो यहाँ से चली जाती है। अब सब कुछ खराब हो चुका था, इसीलिए जियांग नान से बोलता है कि अगर वो कहे तो हम शादी कैंसिल करके बाद में दोबारा कर सकते हैं। लेकिन शियान के हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं था। वो बताती है कि जिस टेलर ने उसे बनाया था उसके पास इस ड्रेस का एक और वर्जन है, जो कि इतना रिफाइन नहीं होगा, पर हमारा काम हो जाएगा। पर सभी दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जियांग सभी से माफ़ी मांगता है, उसकी बहन की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, पर उसे कोई भी नाराज़ नहीं था, क्योंकि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं था। इतने में जाने का टाइम हो जाता है, तो डैड नान के साथ डोर के पास पहुंचते हैं, पर शियान अभी तक नहीं आई थी। तो डैड बोलते हैं कि हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। इसके बाद डैड नान को सभी के सामने स्टेज पर लेकर आ जाते हैं और उसका हाथ जियांग के हाथों में दे देते हैं और उसे अब से उनकी जगह नान का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, जो देखकर जिया के अलावा सभी लोग उनके लिए काफ़ी खुश थे। फिर जियांग की स्पीच के बाद सभी लोग एक फैमिली फ़ोटो क्लिक कराते हैं। अब वेडिंग सेरेमनी होने के बाद
नान की जियांग के साथ जाने की बारी आती है तो सभी काफ़ी इमोशनल थे। सभी उसे गुड बाय कहते हैं और फिर नान जियांग के साथ चली जाती है। रात को जोंग जब रिटर्न गिफ्ट देखती है तो उसमें नान का हैंडमेड ग्लास का वास था और उसमें एक नोट भी था जिसमें नान ने उसे हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहा था, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम जोंग को सिविल अफेयर्स ब्यूरो के पास देखते हैं जहाँ पर उसने दैंग को बुलाया था, जो कि काफ़ी उदास लग रहा था क्योंकि वो इस डिवोर्स से खुश नहीं था। फिर हम डैड को देखते हैं जब वो मार्केट में थे तब उन्हें किसी से जोंग के डिवोर्स के बारे में पता चलता है, जो सुनकर वो हैरान होते हैं। वो जल्दी से घर आकर ये बात मॉम को बताते हैं, जो सुनने के बाद वो भी उदास हो जाती है और जोंग को कॉल करने लग जाती है, पर डैड उन्हें रोक देते हैं क्योंकि सभी आज गैदर होने ही वाले थे तो वहाँ पर वो उससे बात कर लेंगे। तभी शियान गाओ और बच्चों के साथ वहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद नान भी जियांग के साथ आती हैं, जो कि अपने साथ काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। डैड को याद आता है कि वो मार्केट से कुछ सामान लाना भूल गए तो उनकी जगह शियान और नान उसे लेने चले जाते हैं, जहाँ पर शियान उससे जिया के बारे में बात करती है क्योंकि उसे नान की फिक्र थी कि कहीं वो उसे नुकसान न पहुँचाए। इस पर वो उसे बताती है कि वो फिलहाल कहीं और चली गई है और अगर उसने उसे परेशान किया तो वो उसे हैंडल कर सकती है। नान तभी एक शॉप पर आइसक्रीम देखती है तो उसे लेने लगती है। इतने में जोंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो उसे बताते हैं कि वो कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाती है। चलते चलते अब शियान नान से उसके हनीमून के बारे में पूछती हैं तो बताती है कि जियांग काफ़ी बिजी है। इस पर शियान कहती है कि ऐसा रहा तो उसके पास ओकेजन्स के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। तभी जोंग बोलती है कि शादी के बाद वैसे भी सारी चीज़ें माइनस होने लगती हैं, जिसकी ऐसी डिप्रेस बातें सुनकर नान उसे ऐसा बोलने से मना करती है। इतने में नान को इस जगह से जुड़ी हुई एक बात याद आती है जब कुछ बुरे लड़के जोंग को देखकर सीटी बजा रहे थे और उनमें से एक डैंग भी था, जो कि काफ़ी अजीब तरीके से अपनी पैंट पहनता था, लेकिन तभी से शायद वो जोंग को पसंद करने लगा था। इस पर जोंग कहती है कि ये सब बचपन की बातें हैं, उस टाइम किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर शियान जोंग से उसके और डैंग के बारे में पूछती है कि उनके बीच सब कुछ कैसे चल रहा है तो वो उन्हें बता देती है कि उनका अब डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। नान बोलती है कि डैड काफ़ी नाराज़ होंगे, पर जोंग को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके गुस्से की उसे आदत हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं जो कि जियांग को बता रहे थे कि ये घर हो सकता है कि डिमोलिश किया जाए, तो इससे वो खुश नहीं है क्योंकि उनकी यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हैं। जियांग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें एक बड़ा घर दे देगा जहाँ पर वो अच्छे से रह सके। इतने में ये तीनों भी आ जाती हैं। जियांग अब जब जोंग से डैंग के बारे में पूछता है तो वो झूठ कह देती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ है। डैड फिर नान को जियांग के पास बैठाकर अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि शियान और मॉम जोंग की डिवोर्स की बात कर रहे थे। तभी जोंग पीछे से आती है और बोलती है कि मैंने तो पहले ही डिवोर्स के बारे में बताया था, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, अब सिर्फ कुछ पेपर वर्क ही बाकी रहते हैं। उनकी बहस देखकर शियान उनसे बोलती है कि इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल नान की शादी के बाद वो पहली बार यहाँ पर आई है, पर वो फिर भी नहीं मानते और जोंग नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे शियान उसे रोकने जाती है और उन दोनों को इस तरह जाते हुए देखकर नान और जियांग को कुछ समझ नहीं आता। शियान फिर जोंग को रोककर उसे वापस चलने के लिए समझाती है, लेकिन वो डैड की इस बिहेवियर से काफ़ी गुस्से में थी और वहाँ से चली जाती है। जोंग जब घर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें डैंग ने लिखा हुआ था कि कूलिंग पीरियड ख़त्म होने तक वो फैंग के घर पर रुकेगा और उसके बाद आकर वो अपना सामान ले जाएगा। उसने ये भी लिखा हुआ था कि उसकी मॉम उससे नाराज़ होकर ट्रिप के लिए शिनयांग चली गई है, जो बात वो उनसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है। जिसे पढ़ने के बाद जोंग जब टीवी ऑन करती है तो उसमें उसकी शादी की वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर वो बंद कर देती है, पर फिर खुद ही उसे दोबारा देखने लग जाती है और काफ़ी खुश होती है। उसे देखते देखते उसकी आँख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। डोरबेल की आवाज़ से जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने उसकी मॉम खड़ी हुई थी। वो उसके लिए खाने को कुछ लेकर आई हुई थी, पर जोंग बोलती है कि उसका अभी खाने का मन नहीं है, तो मॉम खाना फ्रिज में रखने जाती है। लेकिन वो ये देखकर काफ़ी हैरान होती है कि पूरा फ्रिज खाली पड़ा हुआ था। वो जोंग के पास बैठकर उसे बताती है कि उन्हें उसकी डिवोर्स के फैसले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो नान अंदर आ जाती है, जो मॉम को यहाँ पर देखकर सरप्राइज थी। नान जोंग को चेयर अप करने के लिए उसके लिए चीज़ें लेकर आई थी, जो देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इतने में फिर से डोरबेल बजती है और शियान वहाँ पर आती है, जो मॉम और नान को देखकर हैरान थी। अभी तीनों डिसाइड करने लग जाते हैं कि खाने के लिए क्या मंगवाया जाए, जिन्हें यहाँ पर देखकर जोंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि सभी उसके लिए यहाँ पर आए और उन सभी को डैड बाहर से देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें भी जोंग की चिंता थी। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो जब घर पर वापस आती है तो जियांग उसे अपने पास बात करने के लिए बुलाता है क्योंकि वो अब भी उससे नाराज़ थी।
और उसे मारने के लिए जियांग उससे माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि उस ड्रेस को पहनना नान के बायोलॉजिकल फादर की लास्ट विश थी। अब जैसे उसने अपनी मैरिड लाइफ फिर से शुरू की है, वैसे ही वो जियाओ को अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलती है कि वो शादी नहीं करना चाहती और हमेशा उसकी छोटी बहन ही बने रहना चाहती है। इस पर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी खुशी की इतनी ही परवाह है तो तुम नान के लिए वो सेम ड्रेस बनवा कर उसे अपने हाथों से दो। जियांग जब ये उसे उसकी खुशी के लिए करने के लिए कहता है तो वो मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि नान जब कहीं पर बाहर जा रही थी तो जिया उसे रोक कर बैठाती है। इसके बाद वो उसे माफ़ी मांगती है, जो सब देखकर नान हैरान थी। फिर वो उसे उसकी जैसी दिखने वाली सेम ड्रेस देती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए कितनी खास है। पर नान अब भी नाराज़ थी। वो इससे पहले कि आगे कुछ कहती कि जिया सभी केयर टेकर्स को बुलवा कर नान से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि उसे कोई भी ज़रूरत हो तो वो इनसे कह सकती है। सभी के जाने के बाद नान फिर जिया से बोलती है कि तुम्हें इस ड्रेस के साथ जो करना है करो, मुझे अभी नहीं चाहिए। जो देखकर जिया अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम मुझसे और क्या चाहती हो, पर नान वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम गाँव को देखते हैं, जिसे उसकी आंटी का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई केयर टेकर रखी है। जो बात गाँव की केयर टेकर अंदर से सुन रही थी। गाँव की आंटी उससे बोलती है कि उस केयर टेकर की जगह वो बच्चों का ख्याल वो रख सकती है क्योंकि वो घर पर बोर हो जाती है। जो सुनकर गाँव को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि बिना वजह उन्हें काम से निकालना सही नहीं रहेगा और वो उनसे शियान से बात करके उन्हें अपना फैसला बताने का टाइम मांगता है। सीन फिर नान पर आता है, जो जब घर आती है तो केयर टेकर उसे बताती है कि जियांग उसका डिनर के लिए वेट कर रहा है। तो वो जल्दी से उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरा वेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो बाहर से ही खाकर आ रही थी। इस पर जियांग बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। नान बोलती है कि मैंने टेक्स्ट करके तुम्हें कहा था कि मेरा वेट मत करना। अब वो खाने के टेबल से उठने लगता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि वो नाराज़ हो गया है, तो वो उसके साथ थोड़ा सा सूप ले लेती है। फिर जियांग भी खाने लगता है और उससे बोलता है कि अगली बार से वो उसके साथ डिनर करने का ही ट्राई करे, क्योंकि वो अब एक फैमिली है, जिसकी बात वो मान जाती है। फिर जियांग उसे बताता है कि जो गिफ्ट्स नान ने शादी में गेस्ट के लिए बनाए थे वो सभी को काफ़ी पसंद आए। उन गेस्ट में से शो वई, जो कि जियांग के पार्टनर की वाइफ है, वो उसे मिलना चाहती है। पर नान पहले कभी ऐसे लोगों से नहीं मिली थी तो वो थोड़ा सा घबरा रही थी। तो जियांग बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं मदद के लिए जिया को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। जिसका नाम सुनते ही उसका मुंह बन जाता है, लेकिन जियांग उसकी बात नहीं सुनता। अगले दिन फिर हम जोंग और देंग को देखते हैं, जिन्होंने ऑफिस में एक दूसरे से मिलना ही बंद कर दिया था। लंच टाइम में वो एक दूसरे के पास तक नहीं बैठते थे। पर देंग जोंग को मैसेज करके बोलता है कि अभी तो हमारा कूलिंग पीरियड चल रहा है ना, तुमने तो काफ़ी जल्दी हमारी रिंग भी निकाल दी। जोंग उसे भी रिंग निकाल देने के लिए बोलती है, जो देखने के बाद वो गुस्से में जब उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो उसे निकल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ नान जियांग के साथ अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसे जियांग की फ्रेंड से मिलना था। पर वो इसके लिए बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे ये सब की आदत नहीं थी। सीन अब शियान पर आता है, जिसे मिस जैंग साइड में बुलाकर 6 महीने की सैलरी एडवांस में मांगती हैं ताकि वो अपना घर रिपेयर करवा सके। लेकिन शियान समझ जाती है कि उसका हस्बैंड गैम्बलिंग में फंसा हुआ है और वो अपने हस्बैंड के लिए उससे पैसे मांग रही है। इसलिए वो बोलती है कि अगर अगली बार वो तुमसे पैसे मांगे तो उसकी बात मुझसे करवा देना, आगे मैं देख लूँगी। वहीं गाओ अपनी आंटी को कॉल करके उन्हें शियान की कुछ फेवरेट डिशेस बनाकर वहाँ पर भेजने के लिए कहता है। अगले दिन फिर हम नान को देखते हैं, जो कि जिया के साथ शू वई से मिलने के लिए जाती है, जिनका घर काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर काफ़ी सारे केयर टेकर्स भी मौजूद थे। जिया तो यहाँ पर शू वई को काफ़ी अच्छे से ग्रीट करती है, पर नान तो उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। शू वई नान से बोलती है कि वो उसकी शादी में अपनी ट्रिप की वजह से नहीं आ पाई थी। इसके बाद वो नान के सामने कुछ ज्वेलरी आइटम्स देखने लगती है, जो कि काफ़ी प्रीशियस जेम से बने हुए थे। उसमें से शू वई को एक पसंद आता है और वो नान को भी अपने लिए चुनने को बोलती है। नान को इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर जिया उसे कुछ खरीदने के लिए फोर्स करती है और कहती है कि पैसों की फिक्र मत करना, ऐसा भाई ने कहा है। इतने में ज्वेलर एक और पीस नान को दिखाती है और बताती है कि ये सबसे प्रीशियस है, जो कि शू वई ने सिलेक्ट किया उससे भी ज़्यादा। तभी नान उनसे उसके प्राइस के बारे में पूछती है, जिसे शू वई के सामने उसकी रिच पर्सनालिटी वाली इमेज खराब हो जाती है। जैसे ही ज्वेलर उसे उसका प्राइस $1.2 मिलियन बताती है तो नान के होश उड़ जाते हैं, पर तब भी जिया उसे वही लेने के लिए इशारा करती है तो नान इसके लिए हाँ कर देती है। लेकिन जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो जिया काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि नान की वजह से उसे वहाँ पर एम्बैरस होना पड़ा। पर नान के लिए प्राइस पूछना नॉर्मल था और यही उसका नेचर है, जबकि जिया उन्हें वहाँ पर ये दिखाने गई थी कि वो भी उनके लेवल के हैं। नान फिर रूम में जाने के बाद जियांग से पूछती है कि क्या तुम्हारे जैसे खास लोग कुछ भी लेने से पहले प्राइस नहीं देखते। तो जियांग बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए एंट्री टिकट की तरह है।
वो बताता है कि $1 मिलियन मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम कभी शुवई के साथ कहीं पर जाती हो तो तुम्हारे पास भी कुछ होना चाहिए, वरना उन्हें लगेगा कि हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आन इन सब तरीकों से काफ़ी अपसेट थी, तो जियांग उसे चेयर करते हुए बताता है कि 2 दिन में शुवई का बर्थडे है जिसमें नान जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके कहने पर वो मान जाती है। फिर इस वीकेंड हम देखते हैं कि तीनों सिस्टर्स मॉम डैड के घर पर उनसे मिलने के लिए जाती है, क्योंकि लास्ट वीकेंड वो नहीं जा पाई थी। डैड ने सभी के लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाया हुआ था। वो लोग आपस में काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में शियान को कॉल आता है जो कि पुलिस की तरफ से था। वो ऑफिसर शियान को बताते हैं कि उनकी केयर टेकर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में हमारी सस्पेक्ट है। ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी हैरान होती है और घर पर जैंग को कॉल करती है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो गाँव को फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लगता। इसलिए वो सभी को गुड बाय करके जल्दी निकल जाती है, जो देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। शियान फिर गाँव के लिए वॉइस मैसेज छोड़ती है कि बच्चों को ट्रायल क्लास से लाने के लिए तुम अभी तक गए क्यों नहीं, और फिर अपने बॉस ट्राइजन के साथ पुलिस स्टेशन में जाती हैं, जहाँ पर ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि सीसीटीवी में जैंग बच्चों के साथ बाहर निकली थी और अभी उसका कांटेक्ट बंद आ रहा है। बच्चे ट्रायल क्लास के लिए भी नहीं पहुंचे, इसलिए उनका शक जैंग पर जा रहा था कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो सकती है। इसके कुछ देर बाद एक और ऑफिसर आकर बताता है कि एक मॉल के पास जैंग का फेस मैच मिला है, तो वो वहाँ पर जा रहे हैं। जब शियान भी साथ चलने लगती है तो ऑफिसर मना कर देते हैं कि वो साथ में नहीं चल सकते और उन्हें यहीं पर इंतज़ार करने का कहकर चला जाता है। अब काफ़ी देर हो जाती है और कुछ टाइम बाद पुलिस बच्चों को ढूंढकर शियान के पास ले आती है, जिनसे मिलकर शियान उन्हें गले लगा लेती है। फिर ऑफिसर बताते हैं कि जैंग बच्चों को ट्रायल क्लास से वापस लाते वक्त रास्ता भूल गई थी और जब बच्चों को भूख लगी तो उन्हें मॉल में कुछ खिलाने के लिए ले गई, पर जैंग पुलिस के लिए अब भी सस्पेक्ट है, इसलिए वो उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। फिर हम गाँव को देखते हैं जो कि भागता हुआ घर पर आता है और बच्चों को गले लगा लेता है। वो उनसे माफ़ी मांगता है कि आइंदा से वो उन्हें ऐसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद चाइजिन भी चला जाता है, लेकिन शियान गाँव से नाराज़ थी। वो उससे कोई भी बात नहीं करती और बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए उनके रूम में ले जाती है। जब गाँव रूम में आता है तो शियान बोलती है कि वो बच्चों के पास ही सोएगी, तो वो वापस चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गाँव को किसी एल नाम से मैसेज आता है, जिसमें सामने वाला पर्सन उससे पूछता है कि क्या वो सो गया है, जिसे वो रिप्लाई करता है कि बस सोने ही जा रहा है। फिर उसे उस पर्सन का रिप्लाई आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसने आज काफ़ी एंजॉय किया। इतने में शियान आती है तो गाँव फ़ोन बंद कर देता है। शियान फिर उससे पूछती है कि वो आज दोपहर में कहाँ था। इस पर वो बोलता है कि वो पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम में था, जहाँ पर प्रोफेसर लोस के साथ ड्रिंक करना चाहते थे और मैं ना नहीं कर सकता था। शियान गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, जिसके लिए गाँव उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि भले ही बच्चे मेरे नहीं हैं, पर मैंने इन्हें बड़े होते देखा है, इसलिए मुझे भी इनकी उतनी ही फिक्र है। दूसरी तरफ हम मॉम को देखते हैं जो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर शियान इतनी जल्दी में यहाँ से क्यों निकल गई। तो डैड बोलते हैं कि तुम कल खुद उसके पास जाकर पूछ लेना, जिसके बाद मॉम फिर सो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब सभी अपने काम के लिए रेडी हो रहे थे तभी मॉम वहाँ पर आती है, जो बताती है कि वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी तो उससे मिलने के लिए चली आई। मॉम जैंग के बारे में पूछती है तो शियान झूठ कह देती है कि वो काम छोड़कर अपने घर चली गई है। तो मॉम अब यहीं पर रुककर उनका ख्याल रखने की बात करने लग जाती है, लेकिन शियान मना कर देती है और बोलती है कि वो जल्दी कोई और नैनी ढूंढ लेगी, पर फिलहाल वो मॉम को इन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो कि कैट को खाना खिला रही थी, पर वो खा नहीं रही थी। तभी एक लड़का वांग योशी वहाँ पर आकर बताता है कि कैट यहाँ पर उसे बस गुड बाय कहने के लिए आई है। कैट फील कर लेती है कि जब वो मरने वाली होती है, पर वो कैट तुम्हें हमेशा याद रखेगी। जोंग फिर वांग के साथ बातें करते करते घर तक आती है और उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का घर एक दूसरे के पास में ही है। सीना वापस शियान पर आता है जो गाँव को बता रही थी कि अब हर नानी पर से उसका भरोसा जा चुका है, वो ऐसे ही किसी को भी यहाँ पर नहीं रख सकते। तो गाँव यहाँ अपनी आंटी के बारे में बताता है जो कि आजकल काफ़ी फ्री है, वो हमारे लिए बच्चों का ख्याल रख सकती है और किसी अनजान पर्सन को रखने से अच्छा है कि कोई फैमिली मेम्बर ही उनके बच्चों का ध्यान रखे। इस पर शियान सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगती है। अगले दिन फिर हम जोंग को देखते हैं जो कि क्लीनर को किसी डेड कैट के बारे में बात करते हुए सुनती है और एक बॉक्स में वो कैट थी। तभी वांग योशी वहाँ पर आता है और उनसे वो कैट ले लेता है। फिर वो जोंग से बोलता है कि ये हमें गुड बाय कहने के लिए आई थी, हमें इसे पेट क्रीमेशन सेंटर ले जाना चाहिए, लेकिन कोई भी टैक्सी ड्राइवर अपनी कार में डेड कैट को नहीं ले जाएगा। अब जोंग के पास कार तो थी, पर वो उसे अच्छे
अच्छे से चलाना नहीं जानती थी। तो वांग बोलता है कि वो ड्राइव कर लेगा। जिसके बाद वो कार से निकल पड़ते हैं, जहाँ बातों ही बातों में जोंग उसे अपने डिवोर्स के बारे में बताती है। तो वांग भी उसे बताता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और वो यहाँ पर अपने कज़न की कैट का ख्याल रखने के लिए उसके घर पर आया है। अब वो दोनों स्पॉट पर पहुंचकर कैट को बरी करते हैं। जिसके बाद वांग जोंग को अपने बारे में बताता है कि उसके पास पहले एक डॉग था जिसे हार्ट डिजीज़ थी और उसे हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर एक कैट को पाला, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई और वो कैट भी इन्फेक्शन की वजह से उससे दूर हो गई। पर फिर उसने अपनी कैट के एशेस के साथ काफ़ी ट्रैवल किया। जाते जाते वांग उसे एक फ्लावर देता है जो कि हवा से उड़ने वाला था, जिसे रोकने के लिए जब वो दोनों हाथ आगे करते हैं तो उनका हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है। इस पर जोंग थोड़ी सी नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम नान को देखते हैं जिसे काफ़ी तैयार किया जा रहा था और उसे देखकर जिया कहती है कि मेरा भाई तुम्हारी काफ़ी केयर करता है, लेकिन नान काफ़ी नर्वस लग रही थी। इसके बाद ड्राइवर उसे जियांग के पास ले जाने के लिए निकल पड़ता है और नान के पास यहाँ एक बॉक्स भी था। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसके अलावा बाकी सभी सिंपल ड्रेस में आए हुए थे और ना ही किसी ने कोई ज्वेलरी आइटम पहनी हुई थी। तभी वे वहाँ पर आती है जिसे नान उसका बर्थडे विश करती है और प्रेजेंट देती है, लेकिन वो उस प्रेजेंट को नहीं लेती और बाकी सभी से मिलने के लिए चली जाती है, जो देखकर जिया को मजा आ रहा था। नान को लगता है कि उसने कोई गड़बड़ कर दी, इसलिए वो वेवे की सेक्रेटरी से जाकर पूछती है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। असिस्टेंट बताता है कि आज वेवे का खास दिन है और तुमने खुद स्पेशल दिखने के लिए नेकलेस पहना है। जो सुनने के बाद नान को ये पार्टी किसी ड्रामा की तरह लगने लगी थी। अब वो वापस से वेवे के पास जाती है जहाँ उसके बिना ही सभी खाना खा रहे थे। वेवे अब जानबूझकर यहाँ पर नान से बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले देखा ही नहीं, पर अब यहाँ जगह नहीं है बैठने के लिए। तो नान कहती है कि उसे वैसे भी कोई काम याद आ गया है और वो जा रही है। फिर वो वेवे के लिए लाया हुआ गिफ्ट वहीं पर रख कर जिया के पास आती है और अपने गले से नेकलेस उतार कर कहती है कि मैं ये ज्वेलरी तुम्हें यहीं पर वापस कर रही हूँ, कहीं मेरे से ये खराब ना हो जाए। जिया बोलती है कि ये तो तुम्हारी है ना, पर नान बोलती है कि तुम ही ने मुझे इसे लेने के लिए फोर्स किया था ताकि मैं यहाँ पर आकर शो ऑफ कर सकूँ, पर मेरे लिए काफ़ी हैवी है। तो जिया सभी के सामने उसे बोलती है कि ये मैंने नहीं खरीदे हैं, पर नान सब कुछ वहीं पर रखकर चली जाती है। जो सब देखने के बाद वे जिया को भी इग्नोर करना शुरू कर देती है, जिस बात से वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। नान जब घर पर आती है तो हम देखते हैं कि जियांग उसे समझाने लग जाता है जो कुछ भी आज उसने किया उसके लिए, क्योंकि वेवे का हस्बैंड जियांग का पार्टनर है जो कि उसके प्लान्स में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जियांग फिर हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले सकता है। ये सुनकर नान काफ़ी सरप्राइज होती है कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है। फिर जियांग सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है कि हम वेवे और बियाओ को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और तुम उनके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर कर लेना। इस पर नान परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे वांग मैसेज करके पूछता है कि क्या वो सो गई। जोंग रिप्लाई करती है कि वो सो नहीं पा रही है, तो वो उसे बैल्कनी में बुलाता है। जब जोंग आती है तो देखती है कि वांग सामने वाले अपार्टमेंट में है। वो उसे एक सॉन्ग भेजता है और गुड नाइट मैसेज करके चला जाता है। जब जोंग उसे प्ले करती है तो उसमें बारिश का साउंड आ रहा था, जिसे सुनने के बाद वो खुश हो जाती है और उसे अच्छा फील होता है। अगले दिन फिर हम गाँव को देखते हैं जो कि बच्चों के रूम में कोई बुक रख देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब शियान चायजिन से बात कर रही थी तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है जो उसे बाहर मिलने के लिए आए हुए थे। शियान जल्दी से ऑफिस के बाहर जाती है और उनसे पूछती है कि बच्चे कहाँ पर हैं। तो मॉम बोलती है कि गाँव उन्हें देख रहा है। वो दोनों यहाँ पर शियान से बच्चों के गुम होने वाली बात करने आए थे कि उन्होंने उनसे ये बात क्यों छुपाई। मॉम बोलती है कि इस सब के बारे में उन्हें बच्चों के रूम में रखी हुई बुक से पता चला जिसमें एक फॉक्स बच्चों को किडनैप कर लेता है। शियान उन्हें समझाती है कि सब कुछ ठीक है, पर फिर भी मॉम डैड काफ़ी घबराए हुए थे। अगर कुछ हो जाता तो डैड ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि शियान ने अपनी डिवोर्स वाली बात तक उनसे काफ़ी टाइम तक छुपा कर रखी थी। इस पर मॉम उन्हें ये बात दोबारा करने से मना करती है। तभी अचानक से डैड की गर्दन अकड़ जाती है, जो देखकर शियान उन्हें जब हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है तो वो मना कर देते हैं और मॉम को वापस घर चलने के लिए बोलते हैं। शियान उन्हें रुकने के लिए बोलती है जब तक वो यहाँ से फ्री नहीं हो जाती, फिर वो उन्हें ड्रॉप कर देगी। लेकिन डैड उसकी बात नहीं सुनते और मॉम के साथ चले जाते हैं। जिसके बाद वो गाँव को मैसेज करके पूछती है कि मॉम डैड यहाँ पर कैसे आ गए। तो गाँव अनजान बनने की कोशिश करता है। शियान अब उसे अपनी आंटी को ही बच्चों का ध्यान रखने के लिए बुलाने को कहती है, जिसके लिए वो तुरंत मान जाता है और शियान से बोलता है कि उनकी मदद के लिए वो उन्हें पैसे भी दे देंगे। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जिसे वांग बातों बातों में बताता है कि उसे कोल्ड है, जिसके तुरंत बाद ही जोंग उसके फ्लैट पर चली जाती है जहाँ वो उसे अपने सामने देखकर बाल ठीक करने लग जाता है। वो उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई थी, जिसे लेकर वो उसे थैंक्स कहता है और इस वीकेंड पर अपने घर खाने के लिए बुलाता है, जिसके लिए वो मान जाती है। सीरम नान और जिया पर आता है जो कि
अब भी एक दूसरे से काफ़ी नाराज़ हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बहस करते हैं, पर यहाँ पर नान जिया की आखिरी बात फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं, जिसमें वो उसे बेवकूफ़ कह रही थी। उसे डिलीट करवाने के लिए जिया जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं, जो देखकर नान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और केयर टेकर से एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। इसके बाद हम नान को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो जियांग को बताती हैं कि डॉक्टर ने उसके इम्प्लांट्स को निकालने के लिए कहा है और वो अभी ऑपरेशन रूम में है। ये सुनकर जियांग उस पर थोड़ा सा गुस्सा करता है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था, तुम उससे ज़्यादा समझदार हो। तभी जियांग को किसी मीटिंग के लिए कॉल आ जाता है, पर वो गुस्से में उसे कैंसिल कर देता है, जिसे नान ने भी पहली बार इतने गुस्से में देखा था। लेकिन फिर वो शांति से नान को जिया के बारे में बताता है कि बचपन से ही वो काफ़ी भूली होती आई है और ये बात उसने मुझसे हमेशा छुपा कर रखी। लेकिन अब से जिया के मन में ये बात बैठ गई है कि लोग उसे परेशान ही करेंगे, इसीलिए वो सबसे लड़ती है, जिसके ऐसे नेचर के लिए जियांग खुद को जिम्मेदार मानता है। उसकी बातें सुनने के बाद नान भी अपनी गलती मान लेती है। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं, जो कि अपनी आंटी को ले आया था। वो बच्चों के मिलने पर उन्हें रेड एनवेलप देती है, जो कि शियान को अच्छा नहीं लग रहा था, पर जब गाँव भी इंसिस्ट करता है तो बच्चे एनवेलप ले लेते हैं। रात होने पर जब शियान किचन में खाना बनाने के लिए जा रही थी, तभी आंटी वहाँ पर आकर कहती है कि वो यहाँ काम संभाल लेगी और वो उसे भेज देती है। तब गाओ शियान से बोलता है कि आंटी को उसने यहाँ पर उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए बुलाया है। शियान को जैसे ही कोई नानी मिल जाएगी तो इन्हें वापस भेज देगा। अगले दिन फिर हम नान को देखते हैं, जो कि जिया से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो तो जैसे उसे देखना ही नहीं चाहती थी। नानू से बताती है कि उसकी कुछ फ्रेंड्स उसके बारे में पूछते हुए घर पर आ गई थी, पर उसने बताया ही नहीं कि वो हॉस्पिटल में है। इसके बाद नानू से माफ़ी मांगती है, जो कुछ भी उसकी वजह से हुआ उसके लिए, और वो वादा करती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो यहाँ से चली जाती है, पर जिया उसे कुछ भी नहीं बोलती। सीन अब शियान पर आता है, जो कि काम के बाद जब घर पर वापस आती है तो देखती है कि आंटी ने किचन का डस्टबिन बाहर ही नहीं रखा था, जिसकी वजह से पूरे रूम में स्मेल आ रखी थी। फिर वो जैसे ही कपड़े मशीन से निकालने के लिए जाती हैं तो देखती है कि आंटी ने सर्दियों तक के कपड़े भी धो दिए थे, जिसमें कुछ ऐसे भी कपड़े थे जो कि धोने के बाद छोटे हो जाते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली भी थे, जिस सबसे शियान काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और जब गाँव वापस आता है तो उसे ही सबके बारे में बताती है। वो बोलता है कि वो आंटी से बाद में बात कर लेगा। इतने में आंटी उन्हें खाने के लिए बुलाती है। डिनर के बाद हम देखते हैं कि शियान आंटी के पास जाती है, जहाँ वो समझ गई थी कि उससे कुछ गड़बड़ हो गई है। वो उसे उनका पे से पैसे काटने के लिए बोलती है, लेकिन शियान इस बात को भुला देती है और अब से उन्हें एक डेली रूटीन लिख कर देती है, जिसमें उन्हें कब क्या और कैसे करना है सब कुछ लिखा हुआ था, जो सब कुछ गाँव भी सुन रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। फिर हम जोंग को देखते हैं, जो कि देंग से ऑफिस के बाहर मिलती है, जो कि बीमार लग रहा था। तो जोंग उसे दवाई लेने के लिए कहती है और साथ ही नहाने के लिए भी। जोंग को लगता है कि वो अभी भी अपने दोस्त के घर पर ही रहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर हम गाँव को देखते हैं, जिसके घर वापस आने पर आंटी उसे पूछती है कि अगर शियान को पता चला कि वो पार्सल तुमने मुझे भेजने के लिए कहा था तो वो क्या सोचेगी, लेकिन गाँव उस पर ध्यान नहीं देता। फिर आंटी उससे बोलती है कि एक आदमी की अथॉरिटी घर पर बनी रहनी चाहिए, वरना उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो गाँव ने सच बता देता है कि ये दोनों उसके बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये शियान के एक्स हस्बैंड के बच्चे हैं, जो सुनकर आंटी काफ़ी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो शियान की डिवोर्स वाली बात पता ही नहीं थी। वो हैरान थी कि बच्चे अपने नाम में गाँव का नाम क्यों यूज़ करते हैं। तो बोलता है कि क्योंकि मैं उन्हें अपना बच्चा मानता हूँ। दूसरी तरफ देंग जब वापस काम पर आता है तो उसका कलीग उसे बताता है कि जोंग उसके लिए मेडिसिन छोड़ गई है, जिसके बाद वो शॉप से फ्लावर लेकर जोंग से मिलने के लिए घर चला जाता है। लेकिन वो तो वांग के घर डिनर करने गई थी, वो अपने साथ वाइन भी लाई थी। जब वांग उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। घर में काफ़ी प्लांट्स देखकर जोंग को अच्छा लगता है, तो वो बताता है कि वो इन्हें लेकर आया है। वांग फिर खाना रेडी कर लेता है और जब जोंग उसे ट्राई करती है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है और उसकी काफ़ी तारीफ करती है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि कैट जोंग के हाथ पर काट लेती है, जिसे जब वांग करीब से देख रहा था तो जोंग उसे देखती रह जाती है। वांग फिर चलकर उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। अब वो दोनों जब कार से जा रहे थे तो दांग उन्हें देख लेता है, वो कार के पीछे भागता भी है। जोंग भी यहाँ पर उसे नोटिस कर लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं करती। जो सब देखने के बाद दांग उसे तुरंत कॉल करता है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। उन्हें लौटने में अब काफ़ी देर हो जाती है। वांग जोंग से बोलता है कि दूसरे इंजेक्शन के लिए भी वो उसके साथ चलेगा, जिसके बाद वो उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है।
सॉन्ग अब जब घर में आती है तो वहाँ पर दैंग था जो उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था, पर वो उसे बताना जरूरी नहीं समझती और रूम में जाने लगती है। दैंग उसे बोलता है कि तुमने मेरा कॉल इसी वजह से नहीं उठाया था ना, क्योंकि वो लड़का तुम्हारे साथ में था। तो जोंग उसे कहती है कि इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और मैंने अगर तुम्हें मेडिसिन दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तो इसके बाद जोंग उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल देती है। फिर वो उसका नंबर हस्बैंड से हटाकर उसके नाम से सेव कर देती है और उसे मैसेज करती है कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, और अगर उसे उसका कुछ देना पसंद नहीं है तो अब से वो ही नहीं करेगी। जो देखने के बाद दैंग उदास हो जाता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।